नमस्ते एवरीवन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत वेलकम है हमारे इस सेशन में, 2 दिन के टैरो सेशन में, जिसमें हम टैरो के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। हम बातें करेंगे कि टैरो को हम कैसे सीख सकते हैं, कैसे टैरो की नॉलेज को रिटेन कर सकते हैं, कैसे टैरो की नॉलेज को प्रोफेशनली यूज कर सकते हैं, कैसे इसे अपना प्रोफेशन बना सकते हैं, कैसे इस टैरो के कोर्स को करने के बाद आप टैरो को से मनी अर्न करना भी शुरू कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा इस पूरे 2 दिन में मैं आप लोगों को टैरो के बहुत सारे एस्पेक्ट्स के बारे में बताने वाली हूँ। टैरो के मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस के बारे में बताने वाली हूँ। ये बताने की कोशिश करूंगी कि ऐसी क्या गलतियां हमसे हो जाती हैं कि हम टैरो पढ़ते हैं फिर भी हम उसे प्रोफेशन में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। पूरे 2 दिन में मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी कि टैरो के बारे में जितनी छोटी बातें हैं जो एक हर टैरो रीडर को पता होनी चाहिए, उन सब के बारे में हम बातें करें। आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चन है, उन सब आप सबके क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करूंगी। आप में से बहुत सारे ऑलरेडी टैरो रीडर्स हैं जो आज के सेशन में जुड़े हैं, उनका भी वेलकम है। जो नए लोग हैं उनका भी वेलकम है। और आप लोगों के साथ आप सब लोग इस बात को समझते हैं कि 2 दिन की वर्कशॉप में आप पूरे के पूरे टैरो कार्ड्स नहीं सीख सकते। 78 कार्ड्स की भी अगर मैं मीटिंग बताना शुरू करूंगी तो भी आप प्रॉपर तरीके से उसको नहीं सीख पाएंगे। पर फिर भी कोशिश करूंगी कि ये 2 दिन तक आप मेरे साथ जो जुड़े हैं, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम निकाला है, मैं आपको कुछ ना कुछ ऐसा जरूर दूं जो आपके आगे आने वाली लाइफ में आपके लिए हेल्पफुल हो, स्पेशली टैरो की नॉलेज को लेकर, स्पेशली टैरो को अपना प्रोफेशन बनाने में, जिससे कि आप लोग सब लोग जितने लोग भी इस वक्त मुझे स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, सब लोग आप एक अच्छे टैरो प्रोफेशनल बन पाए। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं इस पीपीटी से स्टार्ट करूंगी। और कुछ भी कहने से पहले आप किसके साथ बैठे हैं, किसको सुन रहे हैं और आगे 2 दिन तक किसकी बातें सुनेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा जानना आपके लिए जरूरी है। तो मैं अपना छोटा इंट्रोडक्शन आप लोगों को देना चाहूंगी। तो नमस्ते, मेरा नाम मीनाक्षी अवस्थी है। और मैं अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से चार्टेड अकाउंटेंट हूँ। और बाय हॉबी मैं एक क्वालिफाइड फैशन डिजाइनर भी हूँ। प्रोफेशनल, अगर आप प्रोफेशन के बारे में बात करेंगे तो मैं फाउंडर एस्ट्रोमेट्री की हूँ। एस्ट्रोमेट्री में मेरे साथ मेरे हस्बैंड भी हैं, हम दोनों लोग मिलकर इस ऑकल्ट स्कूल को चलाते हैं। इसमें ना केवल हम ऑकल्ट की टीचिंग करते हैं बल्कि हम कंसल्टेंसी भी करते हैं। मैं टैरो रीडर हूँ, पामिस्ट हूँ, प्राणिक हीलर हूँ, और एजुकेनिस्ट भी हूँ, और एजुकेशंस भी आप लोगों को तरह तरह की देती हूँ। डिफरेंट हीलिंग हीलिंग मोडालिटीज में मैं आप लोगों की हीलिंग करती हूँ। और हीलिंग मोडालिटीज आप लोगों को सिखाती भी हूँ। क्रिस्टल सिखाती हूँ, ईएफटी सिखाती हूँ, रेकी सिखाती हूँ। ऐसी बहुत सारी हीलिंग मोडालिटीज में हम लोग डील करते हैं। अ, रेकी हीलिंग, रेकी मास्टर और प्राणिक हीलिंग सर्टिफाइड प्राणिक हीलर हूँ मैं। ये है मेरी एक छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन है। मैंने बहुत सारी वैरायटी में पढ़ाई करी, बहुत सारे फील्ड्स को एक्सप्लोर किया, बहुत सारे फील्ड्स की नॉलेज ली, और उसके बाद अल्टीमेटली ऑकल्ट को अपना प्रोफेशन बनाया। बहुत सारे लोगों की तरह आपके मन में भी यही क्वेश्चन होगा कि आखिरकार मैंने चार्टेड अकाउंटेंसी की पढ़ाई करते हुए वो प्रोफेशन क्यों नहीं अपनाया, या मुझे अगर फैशन डिजाइनिंग की मेरे पास डिग्री है तो मैंने उस डिग्री को क्यों नहीं यूज किया, उस पर काम मैंने क्यों नहीं किया। ऑब्वियस है, ये क्वेश्चन आप लोगों के मन में आना भी चाहिए। तो यस, दोनों ही कामों को मैंने बहुत इंजॉय किया। मैंने सीए की पढ़ाई को भी इंजॉय किया, सीए के प्रोफेशन को भी इंजॉय किया। फैशन डिजाइनिंग भी हॉबी की तरह करी, कई सालों तक एक बुटीक भी रन किया, उस काम को भी बहुत 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 इंजॉय किया। और उसके बाद जब मैं ऑकल्ट में, क्योंकि बचपन से एक इंटरेस्ट होने की वजह से पढ़ाई करती रही, जिस दिन ऑकल्ट की पढ़ाई करी और सबसे पहले मैंने जो कोर्स किया ऑकल्ट में वो टैरो का ही था। टैरो की पढ़ाई करने के बाद जब लोगों को मैं गाइडेंस दे पाई, लोगों की लाइफ को थोड़ा बेटर बनाने में बेटर बना पाई, मेरी गाइडेंस से लोग अपनी लाइफ में करेक्ट डिसीजन ले पाए, और उसके लिए उन्होंने जब मुझे थैंक यू कहना शुरू किया, तो मेरे को ये रियलाइज हुआ कि ये एक ऐसा फील्ड है जिसे मैं मुझे इसी में काम करना चाहिए। क्योंकि बाकी सारे जो मेरे 2 प्रोफेशन थे वो मुझे पैसे तो बहुत देते थे,
आप सब किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि चार्टेड अकाउंटेंट जो होता है, जो 20-25 साल तक, अगर मैं कोशिश बात करूं, मैं प्रैक्टिस कर रही होती तो मैं क्या अर्न कर रही होती, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। या एक फैशन डिजाइनर आजकल के फैशन के युग में, जिसमें हम लोग सबसे ज्यादा अपनी इनकम का सबसे मैक्सिमम पार्ट जो है, अगर खाने पीने के बाद देखा जाए तो कपड़ों में खर्च करते हैं। वो फैशन इंडस्ट्री भी जो आजकल बूम पर है, जिसमें आपको प्रॉफिट मार्जिन के कोई लिमिटेशन ही नहीं है कि आप कितना प्रॉफिट मार्जिन रख सकते हो, उस भी इंडस्ट्री को छोड़कर अगर मैं इस इंडस्ट्री में आई हूँ, तो यकीन मानिए इस इंडस्ट्री में, इस फील्ड में, इस प्रोफेशन में जो सेटिस्फेक्शन है वो किसी भी प्रोफेशन में नहीं है। इसीलिए मैं आप सब लोगों को, जितने लोग भी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन सब लोगों से मैं ये जरूर कहूंगी कि प्लीज प्लीज इसे अपना प्रोफेशन नहीं बनाइए, नहीं भी बनाना चाहते बल्कि प्रोफेशन ही बनाइए। क्योंकि जब आप दूसरों की हेल्प करोगे तो जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तो उसका कोई भी मुकाबला नहीं है किसी भी तरीके से। और जो पैसे कमाना है वो बाय प्रोडक्ट है। बिलीव मी, पैसे कमाना बाय प्रोडक्ट है। अगर आप इस काम को ये सोचकर करना शुरू करोगे कि मुझे इस प्रोफेशन से पैसे कमाने हैं, तो शायद इस्टेब्लिश होने में थोड़ा टाइम लगे। पर अगर आपकी इंटेंशन ये रही कि मैं इससे लोगों की हेल्प करूंगी, लोगों की लाइफ को बेटर बनाने में मेरी कोशिश होगी, मेरी गाइडेंस से लोग अपनी लाइफ की करेक्ट डिसीजंस ले पाएंगे, तो आप यकीन मानिए पैसे तो अपने आप आएंगे। आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा, जो रात में आपको भरपूर अच्छी नींद आएगी, जो आपका खुद का स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगा, जो आपका क्या बोलते हैं, आपके परिवार में लोगों की ब्लेसिंग आपके परिवार को लगेंगी, वो तो बहुत ही अल्टीमेट। तो एक बार फिर आप लोगों को मैं वेलकम करती हूँ। मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन अपने हस्बैंड का भी देना चाहूंगी। एस्ट्रोमेट्री में मैं और मेरे हस्बैंड दोनों लोग मिलके एक छोटा सा ऑकल्ट स्कूल चलाते हैं। मेरे हस्बैंड एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और ग्राफोलॉजी पढ़ाते हैं और उस पर कंसल्टेंसी करते हैं। और मैं टैरो, पामिस्ट्री और हीलिंग मोडालिटीज में काम करती हूँ। तो दोनों हम साथ भी हैं, और फिर भी हम दोनों के जो एरिया ऑफ एक्सीलेंस है वो अलग। आप लोगों ने आज टाइम निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मेरे बारे में जानने के बाद ये सबसे पहले ये जरूरी है जानना कि हम इस 2 दिनों की वर्कशॉप और में आपको देंगे क्यों, एक एक्टिव आप मतलब देंगे क्या, और निवेद आप भी किस लिए किससे हमारे साथ पाउसटी जुड़े की हैं। बैठे तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होएगा ना फिर। हाउ टू चेक। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग अपने माइक्रोफोन्स ऑफ रखेंगे। तो इन 2 दिनों की जो हमारी वर्कशॉप है, उसमें मैं पूरी तरीके से कोशिश करूंगी कि आप लोगों को टैरो की हिस्ट्री के बारे में समझाऊं, 78 कार्ड्स की इंसाइट्स दूं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं 78 कार्ड की डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको दूंगी, क्योंकि ये 2 दिन में पॉसिबल ही नहीं है। जब हम नॉर्मली क्लास करते हैं तो एक एक दिन में हम 5-7 से ज्यादा कार्ड्स पढ़ ही नहीं पाते। इसलिए हमें 78 कार्ड्स की मैं आपको इंसाइट्स दूंगी, इन कार्ड्स का स्ट्रक्चर बताऊंगी, आपको कुछ टिप्स दूंगी जिससे आप इन कार्ड्स को बिना याद रखे, बिना याद करे हुए भी इनकी आप इनको रिमेम्बर कर पाए, इनकी प्रॉपर रीडिंग कर पाए। इसमें हम सिंबोलॉजी के बारे में भी बात करेंगे। टैरो कार्ड में जो सिंबोलॉजी है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपने, और इसमें लोग कलर थेरेपी भी लगाते हैं। इसमें आप न्यूमरोलॉजी को भी इंक्लूड करते हैं, कई सारे लोग एस्ट्रोलॉजी भी टैरो कार्ड से कनेक्ट करके देखते हैं। पर मैं आपको समझाऊंगी कि ये सारी चीजें क्यों कनेक्ट करनी चाहिए और क्यों कनेक्ट नहीं करनी चाहिए, विदाउट किसी को भी मैं इस चीज में जज नहीं करूंगी जो टीचर्स इसको पढ़ाते हैं, पर मैं आपको अपना लॉजिक समझाऊंगी। और मैं आपको ये ओपन ऑफर दूंगी कि अगर मेरा लॉजिक आपको समझ में आए तो आप इन चीजों को जरूर अपनी लाइफ में अपनाएं। इसमें मैं आपको कल की वर्कशॉप के एंड में एक आपकी फिनेंशियल ब्लॉकेज रिमूव करने के लिए एक आप लोगों का हीलिंग भी करूंगी। 10 मिनट का हीलिंग का सेशन भी होगा। हीलिंग सेशन का सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट यही रहेगी कि आपको अपने कैमरा ऑन करके 10 मिनट के लिए अवेलेबल होना है। इसमें मैं कुछ आपको स्पेल्स और रेमेडीज भी बताऊंगी जो आप एज अ टैरो रीडर यूज कर सकते हैं। और एडवांस प्रोफेशनल टैरो रीडर बनने के लिए आपको क्या करना चाहिए, उसके बारे में भी मैं आपको जरूर बताऊं। तो आगे आने वाले 2 दिनों में हम इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। मैंने जब अपने ग्रुप में कुछ पोल्स करी तो लोगों ने बोला कि हमें कुछ नया सीखना है, हम कुछ नया टैरो के बारे में सीखना चाहते हैं।
तो मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, आपको क्या लगता है कि ये 2 दिन की जो 2 घंटे की वर्कशॉप, एक एक घंटे की होगी, उसमें आप कितना नया सीख सकते हैं? क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है? आप लोग हैंड रेस करेंगे तो आप मैं वन बाय वन आपको जरूर चांस दूंगी, और आप प्लीज बोलिए कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है इस 2 दिन की वर्कशॉप। यस, बोलिए अमित कुमार जी। नमस्कार मैम, मैं अमित कुमार ओझा बोल रहा हूँ। और आपकी मैंने टैरो की बहुत जगह मैंने देखा है, इंस्टा पे, हाँ, फेसबुक पे। अमित जी आप थोड़ा सा तेज बोलेंगे तो मुझे सुनने में आसानी होगी, और अगर कैमरा खोल के बात करेंगे तो एक दूसरे से बात करना अच्छा हो जाएगा। जी जी, जरूर जरूर। मेरा नाम अमित कुमार ओझा है मैम, मैं दिल्ली से हूँ। और मैंने आपका बहुत देखा हुआ है टैरो का लेकर के। हम्म, तो मेरा यही इंटेंशन है कि मतलब मैं 2 दिन में जो मूलभूत है टैरो को लेकर के हम्म, वो मैं जान पाऊँ। और इसके अलावा मेरी यही क्यूरियोसिटी है कि मैं आगे भी टैरो को पूर्णतः जान। मेरा ये ओके। इंटेंशन नहीं है कि मतलब मैं टैरो को सिर्फ आपके इस क्लास के माध्यम से, यही है कि मैं टैरो को और भी आगे समझ। आपका फीडबैक बहुत जगह से मुझे मिला है, इसलिए मैं आपका फर्स्ट टाइम वेबिनार। थैंक यू वेरी मच अमित जी। तो आपकी एक्सपेक्टेशन ये है कि आप टैरो के बारे में एटलीस्ट 2 दिनों में जान पाएं कि व्हाट इज टैरो ऑल अबाउट, और जिससे कि आप आगे डिसाइड कर पाएं कि आप इसमें आगे क्या Exactly, करना ma'am. चाहते The thing is that it is not possible to know the tarot totally in 2 days. It is very tough because personally, tarot is totally depend upon observation and institution. So it is not possible to learn 78 cards in 2 days. So my expectation is to know about the tarot first of all, and I would like to proceed my journey with you. Because of that, I want to know the tarot totally. That's why I would like to join your webinar. हैं? थैंक यू वेरी मच अमित जी, यू आर वेलकम। Most यू welcome, आर ma'am. वेलकम Yeah. इन एस्ट्रोमेट्री फैमिली। यस Thank you. शिल्पा जी। Thank you. यस शिल्पा जी प्लीज। Yeah, hi. So for me, tarot cards, I know a little bit about tarot cards, but I still get confused with the court cards. Court cards is something where I get stuck. So I need a little more clarity for that. And if an advanced workshop is there for that, I would like to join in because court card is slightly tricky for me. Other than that, I have done tarot. I have learned tarot from Neera Sarin, but still, when it comes to code cards, I get a little confused. So I just want to get the confusion over from here to understand the more depth about the code cards. सो शिल्पा जी, इन माय डिटेल कोर्स जो एडवांस कोर्स है उसमें डेफिनेटली आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन कोड कार्ड्स इन लेंथ। और जो कोड कार्ड के 16 कार्ड्स हैं उनको डिस्कस करने में हमें ऑलमोस्ट 3 क्लासेस लगती हैं। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस देम इन वेरी लेंथ। बट राइट नाउ यस, मैं आपको एक हिंट जरूर दूंगी। अभी भी जब हम 78 कार्ड्स को पढ़ेंगे तो मैं जरूर एक आपको हिंट देने की कोशिश करूंगी कि कैसे आप इन कोड कार्ड्स को पढ़ पाएंगे। और कोड कार्ड्स पढ़ना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। पर समटाइम्स पीपल डू फाइंड इट ट्रिकी, पर कोई बात नहीं। आई फील कि टू एन एक्सटेंड आई विल मेक यू अंडरस्टैंड कि कैसे आप उन्हें समझ सकते हैं। सिंस आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो मे बी मेरे एक दो हिंट देने से ही आप उसे अच्छे तरीके से पढ़ पाए। सो यू आर Thank you वेल। so much. And I would like to know what exactly do you do in your advanced tarot course? Because Definitely, I tarot am is, going to talk about that also, but please be patient for some time. yeah, Definitely, please, I am going to talk about it. please. ठीक है, Thank you so much. बिल्कुल। जी वेलकम। Thank you. तो एनीबडी एल्स चीज जो आपकी एक्सपेक्टेशन एक अगर मुझे पता चलती है तो मैं उस फ्लो में, क्योंकि ऐसा कोई सेट एजेंडा नहीं है। जो सेट एजेंडा था मैंने आपको बताया कि मैं इन चीजों पर बात करने वाली हूँ। पर अगर मुझे ऐसा लगेगा कि बहुत सारे लोग एक पर्टिकुलर चीज को जानना चाहते हैं तो आई विल लव टू टॉक अबाउट दैट। ऐसा नहीं है कि मैं इस वर्कशॉप में जो सोच के आई हूँ बस उतना ही बोलूंगी। आई बिलीव कि नॉलेज बांटने से बढ़ती है, छुपाने से नहीं बढ़ती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके मन में कोई भी, तो लेट्स स्टार्ट विद द मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन अबाउट द टैरो। आपके मन में टैरो के बारे में जो भी मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन है, आई वुड लव टू हेयर फ्रॉम यू। और डेफिनेटली मैं आप लोगों के उन मिथ्स को हटाने की कोशिश करूंगी। यू आर वेलकम पूजा जी, पूजा गुलाटी जी, आप यू आर वेलकम इन द कोर्स। हम बहुत ही जल्दी कोर्स का कंटेंट भी डिस्कस करेंगे, पर लेट्स स्टार्ट विद द मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन राइट नाउ। तो आप लोगों के कोई भी मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन हो टैरो को लेकर तो आप उनके बारे में अगर बात करेंगी
या मेरे से पूछेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जी। रुचि जी, मैं बस इतना रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है वो मुझे देखकर पूछे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू रुचि जी। यस प्लीज आस्क। Hello, ma'am. How are you? आई एम गुड, आई एम गुड, Um, थैंक यू वेरी मच। ma'am, I just first of all, what I'd like to know from this is ki, like how it easily one can just interpret the whole thing because देखते ही कभी कभी होता है कि there's so many things around it. So that's what. How do you do the storytelling? How do you immediately understand like कि क्या storytelling कैसे करनी है? And secondly, the myth that I have read also that is just that the ones that tarot is something which is a live thing कि अगर आप उसको अपने घर में रखते हो and everything, then you have to be very careful because it attracts a lot of negative energies also. Because I don't think know whether it's a myth or not because I personally did a little bit like I bought it and this tarot card deck and after that I some strange something or the other like my health issues and all those sort of things started. So I'm trying to relate is it really true? So that's what is and I've read it does attract a lot of energies. ओके So that is one सो thing that I like to know. ओके सो पहले फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट, आपने पहले मुझे पूछा कि कितना आसान है कि इनको याद करना, इनको कर पाना। मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम किसी चीज को लॉजिकली समझते हैं तो चीजों को याद रखना इजी होता है। अगर हम किसी चीज को याद करने की कोशिश करते हैं, रट्टा मारने की कोशिश करते हैं, तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। Hmm. टैरो की स्ट्रेंथ ये है कि ये विजुअल कार्ड्स हैं, और ये स्ट्रेंथ इसलिए है कि आप लोगों में से अगर किसी को भी सबकॉन्शियस माइंड के बारे में थोड़ा भी आइडिया है, तो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो पिक्चोरियल फॉर्म में चीजों को याद रखता है। तो इट इज ऑलवेज इजी टू रिमेम्बर एनीथिंग इन द पिक्चर फॉर्म। तो ये जो पिक्चर इसका इलस्ट्रेशन है वो हमें बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है, चीजों को समझने में। बस आइडिया इस कि जब आप कार्ड को देखते हैं तो आपको ये समझना है कि उस पिक्चर को किस कंटेक्स्ट में पढ़ना है। और क्लास Hmm. में हम इस चीज को बहुत तरीके से बात करते हैं कि एक पर्टिकुलर कार्ड मेरा रिलेशनशिप में आएगा तो मैं इसको कैसे पढ़ूंगी, अगर ये हेल्थ के केस में आएगा तो मैं कैसे पढ़ूंगी, जॉब Right. के लिए आएगा तो मैं इसे कैसे पढ़ूंगी, Okay. करियर गाइडेंस के लिए आएगा तो मैं इसे कैसे पढ़ूंगी। और एक ही कार्ड को मैं जब चार तरीके से पढ़ना समझ रही हूँ, और फिर उसके बाद हमारा मेरा पूरा अप्रोच ये रहता है कि हम प्रैक्टिकल बेस पर पढ़ाई करें। तो हर एक हम 10-10 कार्ड भी पढ़ लेते हैं ना, तो भी हम उस क्लास में प्रैक्टिस करते हैं। आई डोंट नो अगर मेरा कोई ओल्ड स्टूडेंट इस वक्त क्लास में है, इफ एनीबडी इज देयर प्लीज रेज योर हैंड, और हम आपके बारे आपसे सुनना चाहेंगे जिससे लोगों को थोड़ा पता चले कि हम कैसे क्लास में करते हैं। तो हमारा प्रैक्टिकल अप्रोच होती है क्लास में। तो वी मेक श्योर कि जितने लोग भी ज्वाइन करें, वो जब कोर्स 15 क्लासेस के बाद कोर्स वाइंड अप हो, तो वो सारे लोग प्रोफेशनली टैरो रीडिंग करने के लिए रेडी हो। दिस इज व्हाट इज माई मैं क्लास पूरी की पूरी प्रैक्टिकल बेस होती है। हम 1.5 से 2 घंटे की क्लास करते हैं। पहले 1 घंटे में हम कंसेप्ट पढ़ते हैं और उसके बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन सीखते हैं। सेकंड, आपका क्वेश्चन है कि बहुत सारी साइकिक एनर्जीज को, नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। इस चीज को मैं 2 सेंटेंस में खत्म करूंगी कि आई हैव मोर देन 25 डेक्स एट माई होम। एंड Okay. अगर आपको मेरे को देखकर ऐसा लग रहा है कि मेरे ऊपर नेगेटिविटी हावी है, तो यस दे अट्रैक्ट। अगर आपको मेरे को देखकर ये लग रहा है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर दे डोंट But अट्रैक्ट। you do a lot of cleansing and something or the other. You must be doing a lot of things, I'm like you know. I'm going to teach all the protection things, all the cleansing Okay. things, all these things in the course only. This is the part. There is no advanced part. ऐसा नहीं है कि ये basic है फिर advanced है, ऐसा कुछ नहीं है। ये पूरा full fledged course है। As I said, I'm going to work on you like you will become a professional tarot reader. तो मैं आपको ये तक बताऊंगी कि आप अपनी टेबल को कैसे सेटअप करो, ये भी Okay. बताऊंगी कि कौन से क्रिस्टल रखो, कैसे क्लीन करो, कैसे चार्ज करो अपने कार्ड को, कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करो, कैसे अपने क्लाइंट से कनेक्ट हो। ये सारी चीजें विल बी गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ द कोर्स। पर हाँ बिल्कुल सही है, पर दे आर लाइव, ये दे आर गोइंग टू बी पार्ट Yes. योर एक्सटेंशन ऑफ योर ऑरा, डेफिनेटली यस। टैरो कार्ड्स आर द एक्सटेंशन ऑफ योर ऑरा, बट देयर इज नथिंग लाइक दिस कि वो नेगेटिविटी अट्रैक्ट इसको करते हैं। दबाना नो। And what हो about गया। the excuse me, hello? Somebody else was talking, please Yeah, continue. and what about the accuracy of the thing? Like, first of all, in terms of
months and years and all that, like वो point, and the accuracy part I'd like to know कि you can like say कि हाँ इतने time में ये हो, somebody asks the question कि मेरा ये हो जाएगा या नहीं, तो like, because people are more interested in knowing the future rather than the past, because obviously past सबको पता ही है, and ये कि उनमें होता है time frame is something that everybody looks कि for a definite answer, so that is what exactly is very important. So yes, I would love to give this answer also. See, जो टैरो कार्ड्स हैं, जो राइडर वेट टैरो कार्ड्स हैं, एक्चुअली दे आर दी गाइडेंस टू. Right. हम उसे फॉर्च्यून टेलिंग के लिए यूज करते हैं, हम इसे Okay. फ्यूचर प्रिडिक्शन देने के लिए यूज करते हैं. सारे टैरो रीडर्स का बिगेस्ट चैलेंज टाइम प्रिडिक्शन ही है. पर Right. यस, देयर आर टूल्स जिससे हम राइडर डेक से भी हम बिल्कुल टाइम प्रिडिक्शन कर पाते हैं. जैसा कि आप सबको पता होगा कि टैरो जब हम पढ़ते हैं, जब हम टैरो की रीडिंग करते हैं, तो हम कहते हैं कि इसका स्पैन 1 ईयर है. बहुत बहुत ही लिमिटेड केसेस में हम 1 ईयर से ज्यादा की प्रिडिक्शन करते हैं. तो यस, हम कर सकते हैं, उसमें टाइम प्रिडिक्शन कर सकते हैं. देयर आर फ्यू वेज ऑफ प्रिडिक्टिंग टाइम विद द राइडर, विद द हेल्प ऑफ राइडर वेट ऑल्सो. बहुत अच्छे से कर पाते हैं, मंथली कर पाते हैं, वीकली भी कर पाते हैं, ईयरली भी कर पाते हैं. पर यस, इस चैलेंज को देखते हुए मैंने अपना एक टाइम प्रिडिक्शन डेक, अपना खुद एक नया डेक बनाया है जिसका नाम ही टाइम एंड वेल्थ वेरिएबल ऑरेकल डेक है. क्योंकि मेरे पास जितने लोग आए हैं आज पिछले दिनों में, पिछले 1 साल 2 साल में, सब लोगों ज्यादातर सबकी ये बहुत मेजर चैलेंज सब लोग फेस कर रहे थे. तो मैंने पूरा 68 कार्ड का एक डेक बनाया है जो कि पूरा का पूरा मैंने ही डेवलप किया, जो टाइम प्रिडिक्शन के लिए ही है. Okay. दैट इज गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ द कोर्स ऑल्सो. Right. दैट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डेक, पर दैट डेक इज मेड बाय मी. और पर राइडर वेट डेक अगर आप ये कहते हो कि नहीं, दिस इज द पार्ट ऑफ द कोर्स, तो यस, आई एम गोइंग टू टीच हाउ टू रीड टाइम विद द हेल्प ऑफ राइडर वेट डेक. And just one more question, which will help everyone. कि आप, I've asked you for the accuracy, the percentage accuracy, because with your experience, आपने with your experience and your people who have come to you, you must be taking feedbacks and everything. तो क्या accuracy है इसकी in of a tarot thing? ओके, सो लेट मी म्यूट एवरीवन, क्योंकि बहुत सारे पीछे से तो एक्यूरेसी लेवल की जब आप बात करते हो रुचि जी, तो मैं ये बोलूंगी कि इसकी एक्यूरेसी 80% तक है. 80% तक भी अगर किसी के बारे में फ्यूचर रीड कर पा रहे हो, फ्यूचर प्रिडिक्शन इवेंट के बारे में बात कर पा रहे हो, तो दैट इज अ वेरी गुड परसेंटेज. दिस इज व्हाट आई फील. ठीक है, 80% इज लाइक कि आप 10 लोगों को बात बताते हो और 8 लोगों की बात सही हो जाती है, इज वेरी गुड परसेंटेज. दिस इज माय जेनरस ओपिनियन, है ना. लेकिन बहुत बार हमारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि नहीं मैम, इससे भी ज्यादा एक्यूरेसी है. पर मैं ये कहती हूँ कि आप मान के चलिए, हम 80% तक करेक्ट होंगे. कोई 1-2 केस ऐसा भी जरूर आएगा जिसकी प्रिडिक्शन आपके बारे में करेक्ट, आपकी जो प्रिडिक्शन उसके बारे में करेक्ट नहीं होगी, और उसके नहीं होने के भी बहुत सारे रीजन होंगे. सो अगर आप वो नहीं हो रही है, तो वी नीड टू फाइंड आउट द रीजंस अबाउट दैट. सो एक्यूरेसी इज 80%. एंड यस, बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ पाते हैं. थोड़ा सा भी आप अपना लॉजिकल माइंड यूज करते हैं, थोड़ा सा भी आप कंपैशनेट होकर रीडिंग करते हैं, तो बहुत वंडरफुली आप रीड कर पाते हैं. वेलकम. एनीबडी एल्स? कोई किसी का और कोई मिथ, कोई मन में कोई क्वेश्चन है बिफोर वी स्टार्ट सम एनीथिंग एल्स? धीरे धीरे सारे विंडोज बंद होते जा रहे हैं. लोग अपने घर के कंफर्ट में टीवी देखते हुए, लेटे हुए बेड पर, या खाना बनाते हुए, खाना खाते हुए हमको सुन रहे हैं. ऐसे करने से एनर्जी तो नहीं हमारी आपके साथ कनेक्ट हो पाएगी, पर ये आप मुझे सुन जरूर पाएंगे. तो अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है टैरो को लेकर मन में, तो आई वुड लव टू आंसर दैट ऑल्सो. एनीबडी? जी बोलिए शिल्पी जी, शिल्पा जी, सॉरी. Yeah, I just think जैसे पेंटिकल के कार्ड्स होते हैं, पेंटिकल्स जनरली ईयर्स के अकॉर्डिंग होते हैं. When we talk about the pentacle, suit that is for years. So अभी आपने कहा कि 1 साल तक का ही prediction होता है. So suppose it comes a 7 of pentacles. So what would be the prediction for that? तो मतलब यू मस्ट हैव हर्ड दैट कि दैट इज द प्रिडिक्शन फॉर 7 years ना. पर पेंटिकल्स किसी सीजन को भी रिप्रेजेंट करते हैं. पेंटिकल्स के साथ कुछ और कार्ड्स भी आते हैं जो कि उसकी अब मान लीजिए अगर कोई
जस्ट आप इमेजिन करिए कि अगर आप कोई बच्चा कॉलेज में एडमिशन होगा या नहीं होगा और 7 ऑफ पेंटिकल्स आएगा, तो आप बोलोगे 7 सालों बाद एडमिशन होगा। And that कैसे is what पॉसिबल that at times सर? these things actually are very like weirdsome for me. कि अगर कोई आ भी रहा है तो अगर किसी को कहते हो कि 4 साल के बाद वो काम होगा तो वो तो भाग जाएगा मेरे पास, and he'll never ever come back to me. जी जी। Because people come to a healer or tarot card reader just to get a little motivated. एक वो पॉजिटिविटी लेके जाना चाहते हैं, नेगेटिव आंसर्स लेके कोई नहीं जाना चाहता. एवरीवन वांट्स टू हैव पॉजिटिव. सो इफ यू वांट टू टॉक अबाउट अ लॉन्ग टाइम स्पैन, तो सभी भाग जाएंगे, मैं भी भाग नहीं, जाऊंगी. इनफैक्ट इफ आई एम हाँ, आल्सो देयर, आई नहीं विल नहीं, आल्सो आप रन ऑफ. बिल्कुल चिंता मत करिए। इसी डेक में से, इसी 7 ऑफ पेंटिकल्स में से भी आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम टाइम का प्रिडिक्शन कर पाएंगे, और वो 7 साल नहीं है। अनटिल ओके. अनलेस बिल्कुल नहीं होगा, आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। कुछ लोग चैट पर क्वेश्चन लिख रहे हैं, तो लेट्स ट्राई कि मैं उनको भी कुछ आंसर दे दूं। बिल्कुल। ये अ, लता जी ने क्वेश्चन किया है कि पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए अलग अलग डेक रखना होता है या सेम डेक से होता है? बिल्कुल, एक ही डेक से हम करेंगे पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के प्रिडिक्शन। बल्कि जो हम 3 कार्ड स्प्रेड करते हैं, उसमें से हम बहुत सारे तरह के स्प्रेड्स को यूज करते हैं। उसमें से सबसे ज्यादा यूज होने वाला स्प्रेड ही पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर का है। एक ही डेक से हम तीनों तरह की प्रिडिक्शन करते हैं। पास्ट को सिर्फ हम इसलिए पढ़ते हैं कि हम प्रेजेंट में जो सिचुएशन आ रही है उसका कंटेक्स्ट जान पाए, क्योंकि जो भी हमारे साथ आज हो रहा है वो उसका सीड कहीं ना कहीं पास्ट में होता है। इसलिए जब तक हम पास्ट को नहीं जानेंगे तब तक आज के कंटेक्स्ट को समझ नहीं पाएंगे, और फ्यूचर में उसमें उनको गाइडेंस दे नहीं पाएंगे। इसलिए हमें पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर देखना होता है, और इसीलिए और हम एक ही सेम डेक से देखते हैं, हमें कोई दूसरे डेक की जरूरत नहीं पड़ती है। कई बार कई सारे जो टैरो रीडर्स हैं वो मल्टीपल डेक्स भी यूज करते हैं, पर उसका भी रीजन होता है कि वो उसको क्यों यूज करते हैं। जैसे अगर आप मेरे बारे में ही बात करेंगे, तो मैंने अभी आपको बताया कि मैंने टाइम प्रिडिक्शन के लिए एक ऑल टुगेदर नया डेक ही डेवलप किया है। तो डेफिनेटली फिर मैं राइडर वेट से गाइडेंस लेके टाइम प्रिडिक्शन के लिए मैं बिल्कुल अपने डेक पर जाऊंगी और उससे टाइम के बारे में उससे पूछूंगी। दैट इज मोर इजियर फॉर मी। और जो लोग आजकल ऐप पे काम करते हैं, उनके लिए तो बिल्कुल टाइम एकदम लिमिटेशन होती है कि क्विकली उन्हें आंसर देना। उन ऐसे लोगों के लिए तो ये डेक बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी हो जाता है। पर यस, इसी डेक से हम तीनों तरह के क्वेश्चन के आंसर दे पाते हैं। ओके, ठीक है जी, मैं कोशिश करती हूँ मीना जी कि मैं हिंदी में थोड़ा ज्यादा बोलूँ। वैसे तो मैं हिंदी में ही शायद बात कर रही थी, मेरे को रियलाइज नहीं हुआ, मैं कब इंग्लिश में बोलने लगी। यस अनीता जी, आपका जो क्वेश्चन है प्लीज पूछिए। Ma'am, hello. How are you? गुड गुड गुड, थैंक यू वेरी मच। Ma'am, basically, tarot was something which I just got interested in many years ago. हम्म So, I am professionally मतलब hospitality में हूँ मैं, hospitality sector से हूँ, तो हम्म मेरे पास टाइम नहीं होता है. तो हम्म as a just a interest था मुझे बहुत ज्यादा, more than एस्ट्रोलॉजी और नाड़ी या वैदिक और इवन न्यूमरोलॉजी से ज्यादा मुझे इस पे इंटरेस्ट था. हम्म मैं जाके एक दिन टैरो कार्ड खरीद के लेके आ गई. दैट वाज हम्म लाइक मेनी इयर्स अगो. हम्म उसके बाद मैंने अपने आप ही ट्राई किया कि उसको समझने का, पढ़ने का. मैम नहीं समझ में आया, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. ओके. एंड उसके बाद मैम, I am just see, I am first of all, I want to make you understand that I really love this. So I have got nothing. So what I am wanting to understand here is like, ma'am, tarot is a very unpredictable thing. Why people don't have much respect for tarot compared to numerology and astro or even vastu? न्यूमरोलॉजी, वास्तु और एस्ट्रो के लिए लोग फिर भी बोलते हैं साइंटिफिक है, ये है वो है मतलब. लेकिन टैरो के लिए वो लोग बहुत ज्यादा उसको मतलब फॉर्चून टेलिंग या फॉर्चून कुकीज वैसे टाइप की चीजों के साथ वो लोग उसको एसोसिएट कर लेते हैं और ज्यादा इज्जत नहीं देते हैं. मतलब मेरे को ये बहुत दुख लगता है इस चीज. तो आई एम जस्ट वांटिंग टू अंडरस्टैंड कि व्हाई, बिकॉज मस्ट बी समथिंग ना मैम. तो कुछ तो रीजन रहा होगा, बिकॉज ये लोग एवरीवन इन देयर ओन एक्सपर्ट. आप खुद बोल रहे हो कि आपके हस्बैंड अलग फील्ड में है, आप अलग फील्ड में है, राइट? So something must have made you do, and some people mix it and do it. Some people just do it purely tarot with all that aura and all that. And I also feel that you need to have a particular kind of an aura because that goes with healing also, as you said, right? So, do you think anybody can learn it? Okay, so you have actually asked multiple questions, and I would love to address each and every one
जितना भी पॉसिबल होगा उतना मैं सबको एड्रेस करने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले आपने बोला आपने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एक डेक खरीद लिया, तो देखिए दीज आर दी इन दिस इज द साइंस विच एक्चुअली कमिंग फ्रॉम द वेस्ट, दिस इज नॉट द इंडियन ओरिजिन साइंस। ठीक है, तो जो न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, नाड़ी, आपने वास्तु सबका नाम लिया ना, ये सारे हमारे वेदों, हमारे उपनिषदों से निकली हैं। दीज थिंग्स, दीज साइंसेस हैव डीप रूट इनसाइड इन अवर पास्ट, इंडियन पास्ट ना, जहाँ पर इंडिया, हम इंडिया के बारे में बात करते हैं। तो डेफिनेटली जब आप किसी को कंटेक्स्ट देते हो कि ये इस वेद से निकला है, इस शास्त्र से निकला है, इस उपनिषद से निकला है, तो हमें क्या पता चलता है, वो इतने हजारों सालों से चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। जब कोई इतने साल पुराने समय से एग्जिस्ट कर रही होती है चीज, तो इसका मतलब ये होता है कि लोगों को उससे बेनिफिट हुआ, तभी लोगों ने उसे आगे फॉरवर्ड किया। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, मैंने आज एक सब्जी बनानी ट्राई करी, एक रेसिपी ट्राई करी, अगर वो अच्छी सब्जी बन गई तो मैं उसे बार बार बनाऊंगी, और हो सकता है अपनी फ्रेंड को सिखाऊं, अपने बच्चों को सिखाऊं कि ये रेसिपी, और फिर वो मेरे बच्चे उसे आगे आगे सिखाते रहे, तो वो फॉर इयर्स एक सब्जी की रेसिपी चलती रहेगी। ठीक है, अगर मैंने आज एक रेसिपी ट्राई करी और वो रेसिपी नहीं अच्छी बनी, तो मैं क्या करूंगी, एक और बार ट्राई कर लूंगी, हो सकता है 2 बार और ट्राई करूं, फिर मैं उसे बंद कर दूंगी। ना मैं खुद सीखूंगी ना किसी को सिखाऊंगी। आइडिया इस कि जो साइंस जितनी पुरानी होती है, और वो पुरानी साइंस अगर अभी तक चल रही है, तो ये इंडिकेशन देती है कि लोगों को उससे फायदा हुआ है, तभी वो इतने सालों तक चल रही है। और यही चीज लोगों के बिलीफ सिस्टम को भी दिखाती है, उसमें बिलीफ सिस्टम को लाती भी है। टैरो कंपैरेटिवली बहुत ही नई साइंस है, और स्पेशली इट इज कमिंग फ्रॉम द वेस्ट, तो इसके रूट्स अगर आप ढूंढने शुरू करेंगे तो बहुत मुश्किल होगी। एक्चुअली टैरो जो है वो फॉर्च्यून टेलिंग या गाइडेंस कार्ड की तरह बनी भी नहीं थी। ये प्लेइंग कार्ड, ताइची एक गेम के नाम से गेम था ताइची, और वो ताइची को प्लेइंग कार्ड्स के गेम की तरह खेला जाता था। उससे धीरे धीरे लोगों ने एक पैटर्न नोटिस किया, उस पैटर्न को नोटिस करने के बाद उसको डिविनेशन या गाइडेंस टूल की तरह यूज करना शुरू किया। जो हम राइडर डेक पढ़ने जा रहे हैं, वो बहुत पुराना डेक नहीं है, 1908 में बना है वो डेक, जस्ट अभी 100 सवा 100 साल पुराना है। अब आप एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी से कंपेयर करेंगी तो वो तो कई हजार साल पहले से एग्जिस्ट कर रही है। इसलिए लोगों का थोड़ा फेथ जनरेट होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, पर क्योंकि हम लगातार इस पे काम करते जाएंगे, अपना इनपुट देते जाएंगे, ये भी एक दिन स्टेब्लिश साइंस बन जाए। स्पेशली यंगस्टर्स में इनका बड़ा क्रेज है, क्योंकि हम सब यहाँ पर प्रोफेशनली एस्टेब्लिश होने के बारे में, प्रोफेशनली कार्ड्स को प्रैक्टिस करने के बारे में बात कर रहे हैं। तो यस, यंगस्टर्स में इनका, स्पेशली अगर आप ऐप में काम करते हैं ना, आपका 80% क्राउड यंगस्टर्स आता है, और वो सारे टैरो कार्ड से ही आपकी अपनी गाइडेंस लेना चाहते हैं। सो बिल्कुल ये स्टेब्लिश हो जाएगा। और पीपल क्यों नहीं रिस्पेक्ट देते, रिस्पेक्ट देने में थोड़ा सा लगातार आप उस पर काम करते रहोगे, लोग रिस्पेक्ट भी देने लगेंगे। रिस्पेक्ट लोग तभी दे पाएंगे जब हम खुद इस साइंस को सीखकर इसको रिस्पेक्ट करें। ठीक है ना, मैं पामिस्ट्री भी पढ़ाती हूँ, पामिस्ट्री के बारे में भी जब मैं बात करती हूँ, तो पामिस्ट्री इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट साइंस, जो कि हमारे इंडियन सामुद्रिक शास्त्र वगैरह में निकली हुई है, उसको भी मैं पढ़ाती हूँ, और उसपे भी उतना ही मेरा बिलीफ है जितना मेरा टैरो पर बिलीफ है। और जब आप काम करोगे, अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू ट्रस्ट ऑन दिस। आई ट्रस्ट आई हैव एड्रेस्ड योर क्वेश्चन। यस किसी ने मैम, हिंदी में थैंक बात यू। करने के लिए पूछा था, तो मेरे को उम्मीद करती हूँ कि सॉरी, ये मैंने ज्यादा आपसे ही जो, इंग्लिश हो गया। नहीं कोई बात नहीं, थैंक यू मैम, यू थैंक यू। सो यस, मुझे अच्छा लगा। रुचि जी, यू वांट टू आस्क एनीथिंग एल्स, और ये पुराना वाला ही है? चलिए हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं पीपीटी के थ्रू। आज मैंने एक पीपीटी बनाई थी कि मैं उसको दिखाकर आप लोगों को बढ़ाऊंगी। सो ये हमारा एजेंडा है, जो एजेंडा है, मैं ये सारे एजेंडा के बारे में बात करूंगी, जितनी भी चीजों के बारे में मैं बात कर सकती हूँ, इन सबको मैं एड्रेस करने की पूरी तरीके से कोशिश करूँ। तो पहले ही जो मैंने सबसे पहला जो स्लाइड बनाई है, वो मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन अबाउट दी टैरो के बारे में ही बताई है। सबसे ज्यादा लोग समझते हैं टैरो, कई लोगों का कहना है, कई लोग टैरो सिर्फ इसलिए ज्वाइन करते हैं कि वो ये कहते हैं कि टैरो इज वेरी इजी टू लर्न, लेट्स स्टार्ट विद दिस। अब हम ऑकल्ट की जर्नी टैरो से शुरू करते हैं, बिकॉज हमें 78 कार्ड्स ही तो पढ़ने हैं, तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर अस। बट एट द सेम टाइम बहुत सारे लोगों का ये भी कहना होता है
कि टैरो इज अ डिफिकल्ट साइंस, इसमें हमें बिटवीन दी लाइंस पढ़ना होता है। बिल्कुल मैं इस बात से अग्री करती हूँ। आपको इस टैरो रीडिंग में बिटवीन दी लाइंस पढ़ना होता है। आपको एक प्रॉपर स्टोरी टेलिंग करना आना चाहिए कि एक कार्ड से दूसरे कार्ड पर क्या स्टोरी के रूप में क्या चीज कनेक्ट हो रही है, एंड दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द टैरो। तो डोंट वरी, 78 कार्ड्स आप 15 दिनों में सीख जाते हैं, इससे जल्दी तो आप कुछ भी नहीं सीख सकते। 15 दिनों में आप ना केवल सीख जाते हैं, अगर थोड़ी शिद्दत से प्रैक्टिस करते हैं तो महीने भर में तो आप इसे प्रोफेशनली प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। इससे जल्दी आप कौन सी चीज सीख के आप काम करना शुरू कर सकते हैं। सपोज आप अपना बुटीक भी खोलना चाहते हैं, आप सिलाई सीखना चाहते हैं, या आप फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करते हैं, उसके लिए भी 3 साल का डिग्री कोर्स होता है, डिप्लोमा भी 3 से 6 महीने का होता है। ये बहुत ही क्विक है, बहुत ही क्विक है। हम सब लोग अगर प्रैक्टिकलिटी के तरीके से इस चीज को समझें कि क्या लोगों की जेन्युइनली क्या प्रॉब्लम है और इसका किस तरीके से हमें सोल्यूशन देखना है, कार्ड्स कैन टेल ईच एंड एवरीथिंग। डेफिनेटली ये आपके ऑरा का एक्सटेंशन है। आपकी एनर्जीज इनकी एनर्जीज के साथ मैच होती हैं, और इनकी एनर्जी मैच करके आपको करेक्ट गाइडेंस देती हैं। बस आपको ये नहीं सोचना कि ये रीडिंग मैं कर रही हूँ, आपको बस ये सोचना है यू आर जस्ट अ मीडियम, गॉड इज डूइंग रीडिंग फॉर यू, angels are guiding to you, that is it, and these all things I am going to explain in length in the course। तो बहुत आराम से आपको मैं ये सारी चीजों को एक्सप्लेन करूँगी। ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है, टैरो कांट बी लर्न विदाउट इंट्यूटिव और साइकिक पावर्स। सो आप में से कितने लोग सोचते हैं कि साइकिक पावर्स होनी चाहिए, मैं तभी टैरो रीडिंग सीख सकती हूँ? हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव? वन, ओनली वन पीपल बिलीव इज दिस, बिलीव इन दिस स्टेटमेंट कि साइकिक पावर्स होनी चाहिए। तो इसका क्वेश्चन यस और नो दोनों है। टू बिगिन विद मैं बोलूंगी कि नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, एनीबडी एंड एवरीबडी कैन लर्न टैरो। पर हाँ, ये जरूर है कि जब आप टैरो पढ़ते हो, सीखते हो और उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो, तो आपकी साइकिक एबिलिटीज ग्रो होती है, आपका डिवाइन कनेक्शन स्ट्रांग होता है, क्योंकि ये सर्विस टू ह्यूमैनिटी है। यू आर गोइंग टू हेल्प समवन इन देयर लाइफ, किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। किसी भी टैरो रीडर, फॉर दैट मैटर कोई भी ऑकल्ट प्रोफेशनल है, कोई भी आपके पास जब किसी चीज से परेशान होता है तभी आपके पास सोल्यूशन लेने आता है। और इफ यू कैन गिव सम सोल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम, उससे अच्छी ब्लेसिंग्स तो कुछ हो ही नहीं सकती, तो उससे अच्छा गुड कर्मा तो कोई जनरेट हो ही नहीं सकता। और जब आप अच्छे कर्मा जनरेट करते हो तो आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपकी जो मोक्षा की तरफ राह है, जो जो भी जिस भी तरीके से भगवान से कनेक्शन है, वो स्ट्रांग होता है, बेटर होता है। अगर वो कनेक्शन स्ट्रांग होता है, बेटर होता है, आपका अजना स्ट्रांग होता है, तो यस, आप इंट्यूशन हम सबकी होती है, आप उस इंट्यूशन को समझ पाते हो, और समझ पाते हो तो डेफिनेटली वो फर्दर आपकी दूसरों को हेल्प करने में आपकी हेल्प करती है। सो इस क्वेश्चन का आंसर यस भी है और नो भी है। बट यस, एनीबडी कैन लर्न टैरो। एनीबडी मीन्स एनीबडी। माई डॉटर लर्न टैरो एट द एज ऑफ 13। सो वो अगर सीख सकती है, इतना छोटा बच्चा सीख सकता है, तो कोई भी सीख सकता है। तो ये एक अगेन एक और मिसकंसेप्शन है। इसके बाद टाइम प्रिडिक्शन के बारे में ही है। बिल्कुल टाइम प्रिडिक्शन आर नॉट एक्यूरेट इन टैरो, इसको मैंने एड्रेस ऑलरेडी कर दिया है, तो इसको छोड़ देते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू रिमेम्बर ऑल द कार्ड्स। यस, ये मिसकंसेप्शन नहीं है, ये रियलिटी है। इट इज डिफिकल्ट टू रिमेम्बर ऑल द कार्ड, बट it is not difficult to remember all the cards. If you learn, if you see cards in logical manner, definitely there are lots of signs which actually help you understand the cards better। रिमेम्बर करने से अच्छा, याद करने से अच्छा है कि उसे अंडरस्टैंड करो। इफ यू अंडरस्टैंड कार्ड वेल, यू कैन रिमेम्बर ऑल द कार्ड्स। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द कार्ड, यू कैन नॉट रिमेम्बर। सो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई आप क्लास 10 के, 10th के, 11th 12th के बच्चे नहीं है जिसको आपको पूरे के पूरे चैप्टर के चैप्टर याद करने हैं, रटना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको इन कार्ड्स को अंडरस्टैंड करना है। जितने अच्छी तरीके से आप इन्हें अंडरस्टैंड करोगे, उतना इजी इनको याद करना है। और देर आर लॉट्स ऑफ वे टू रिमेम्बर देम ऑल्सो, टू मेक की बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ आप उन्हें याद कर पाओ। इसलिए मैं इसे मिसकंसेप्शन की कैटेगरी में डालती हूँ। एक और ये मिसकंसेप्शन भी है कि टैरो रीडिंग करने से जो रीडर है उसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आता है, वो बीमार हो जाता है, उसके ऊपर नेगेटिविटी आ जाती है। सो अभी किसी और ने भी ये क्वेश्चन पूछा था, मैंने उसको अच्छे तरीके से एड्रेस करने की कोशिश भी करी थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करो और भगवान आपको वो प्रॉब्लम दे दे? ऐसा होता है क्या कभी? ऐसा कभी होता है क्या? हो सकता है क्या? आप तो किसी की हेल्प करने की कोशिश कर रहे हो। अगर कर्मा
कर्मा के बारे में ही बात करें कि जो आप देते हो वही आपके पास वापस आ रहा है, तो अगर आप किसी को हेल्प दे रहे हो तो आपको बुराई कैसे वापस में मिल सकती है? ऐसा तो बिल्कुल भी मुझे बिलीव नहीं होता है। और बिल्कुल अगर आपको ये लगता है, इस चीज को दूसरे तरीके से आप समझेंगे तो शायद बेटर समझ पाएंगे कि जब कोई अपनी प्रॉब्लम लेके आपके पास आता है, ऑब्वियसली आपके पास अपनी प्रॉब्लम की गाइडेंस या सोल्यूशन लेने के लिए ही कोई बंदा आया हुआ है। जब वो ऐसे सिचुएशन में आपके सामने आता है तो डेफिनेटली वो नेगेटिविटी से भरा होता है, क्योंकि वो परेशान है, उसकी सिचुएशन ऐसी है जो परेशानी की वजह से वो नेगेटिविटी से फील्ड है। वो आपके पास सोल्यूशन लेने आ रहा है। उस नेगेटिविटी से आपको कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है वो हम सीखते हैं कोर्स में। हम अपने आप को कैसे शील्डिंग करेंगे, ये इस कोर्स में हम इसको बिल्कुल सीखते हैं। अपने आप को शील्ड जरूर करना है, पर अपने आपके ऊपर वो नेगेटिविटी हावी हो जाएगी, आप उस तरीके से आपकी वो प्रॉब्लम आपके ऊपर आ जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप जो देते हो लाइफ में आपको वही रिसीव होता है। अगर आप दूसरों को, मैंने बोला था ना, जो सेटिस्फेक्शन मिलता है मंथ्स की, कोई लौट के आता है। अभी थोड़े दिनों पहले वन ऑफ माई स्टूडेंट केम टू मी एंड शी सेड कि मैम आई एम प्रेग्नेंट, आपने मुझे इतने महीने पहले प्रेडिक्ट किया था कि आपकी प्रेगनेंसी होगी। मैंने कहा भाई मुझे तो याद नहीं है, पर आई एम रियली हैप्पी कि अगर ये सच हो गया, एंड शी इज रियली हैप्पी विद द प्रेगनेंसी। तो जब कोई लौट के आपको ये आके बताता है कि देखो, बुरा बुरा बताने वाले तो, ये मेरा एक्सपीरियंस है बुटीक से, क्योंकि बुटीक में लेडीज ही ज्यादा आती थी और सारी लेडीज यही कंप्लेन करती हुई चली आती थी कि ये लूज हो गया, ये आपने टाइट कर दिया, ये आपने डिजाइन अच्छा नहीं बनाया, ये आपने ये कर दिया। लेकिन जिनके कपड़े परफेक्ट सिलते थे वो कभी भी लौट के ये बताने नहीं आते थे कि आप मीनाक्षी आपने बिल्कुल परफेक्ट कपड़े बनाए हैं। तो तारीफ करने में लोग वैसे भी थोड़े कंजूस होते हैं। पर इस प्रोफेशन की खासियत यह है कि इसमें लोग आपके पास लौटते हैं आपकी तारीफ करने के लिए, आपकी प्रिडिक्शन को करेक्ट बताने के लिए, और तभी लौटते भी हैं। अगर कोई रिपीट आपके पास क्लाइंट आ रहा है तो मान के चलिए कि जो आपकी तरफ से गाइडेंस गई थी उसमें कहीं ना कहीं उसको हेल्प मिली है। एंड दिस इज नॉट द मैटर ऑफ लाफिंग, पर ये दिस इज द रियलिटी, दिस इज द रियलिटी ऑफ द लाइफ। इस प्रोफेशन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यही है। अगर आपका क्लाइंट सेटिस्फाइड है तभी वो लौट के आएगा, तभी वो किसी दूसरे को भी आपको रिकमेंड करेगा, नहीं तो वो नहीं करेगा। चाहे हम किसी भी तरीके से कुछ भी करें, कुछ भी करें, इसलिए हमें अपने काम में ही स्ट्रांग रहने की जरूरत है। ओके, तो आई ट्रस्ट कि जो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ मैं सबको ये कन्विंस कर पाई हूँ। तो आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं कि हमारी स्लाइड क्या कहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि क्यों टैरो रीडर्स प्रोफेशनली फेल हो जाते हैं। और आज के जमाने में मैं सबसे ये कहती हूँ कि इससे कम इन्वेस्टमेंट में आप कोई प्रोफेशन शुरू नहीं कर सकते। इससे कम इन्वेस्टमेंट में आप कोई प्रोफेशन नहीं शुरू करते। जितनी फीस में आप टैरो की ओर सीख लेंगे, इतने में तो आजकल कोई एक वेकेशन भी 2 दिन का नहीं होता। और इतने पैसे अगर आप इन्वेस्ट करके आप एक नया प्रोफेशन अपने लिए जनरेट कर लेते हो, एक लाइफ स्किल सीख लेते हो जो ना केवल लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहेगा, कोई चुरा नहीं सकता, कोई कहीं आप उसे इन्वेस्ट कर उसे कोई आपसे छीन नहीं सकता, चुरा नहीं सकता, और वो आपको खाली फायदा ही फायदा देगा। तो प्रोफेशनली हम क्यों फेल हो जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो सबसे बड़ी बात मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हम प्रोफेशनली फेल बहुत बार इसलिए होते हैं क्योंकि हमारी इंटेंशन टैरो को लेकर करेक्ट नहीं होती है। हमारा इंटेंशन होता है हम टैरो सीखते ही लाखों रुपए के पैसे कमाने लगेंगे, हमारे सामने जो भी आएगा XYZ हम उससे पैसे कम। एनर्जी एक्सचेंज इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दी दिस ऑकल्ट प्रोफेशनल्स ऑकल्ट प्रैक्टिस, बट दिस इज नॉट द ओनली थिंग। दीज थिंग्स आर द बाय प्रोडक्ट ऑफ द थिंग्स। तो प्रोफेशनली इसलिए फेल भी हो जाते हैं क्योंकि आप बहुत ओवर एक्सपेक्टेशन अपने आप से रखते हैं। जब लोग कहते हैं कि मैम हमने पूरे 1 महीने का कोर्स कर लिया, हमें तो कोई क्लाइंट नहीं मिल रहा, या हमारी रीडिंग सही नहीं जा रही, तो मैं उस समय सबसे यही जरूर पूछती हूँ कि 1 महीने की टाइम में आपने कितनी प्रैक्टिस करी? क्या क्लास में जितनी प्रैक्टिस होती है उतनी सफिशिएंट है? पर क्लास में डे 1 से तो नहीं, हम थर्ड क्लास से प्रैक्टिस करने लगते हैं कार्ड्स की। हमारा क्लास में यही शेड्यूल होता है, हम कार्ड्स निकालने लगते हैं, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कार्ड्स। तो क्या उतनी प्रैक्टिस आपने कर ली कि आप प्रोफेशनली एकदम करेक्ट क्या बोलते हैं प्रिडिक्शन करने लगे? तो अपने आप से ओवर एक्सपेक्टेशन रखना एक बहुत बड़ा रीजन है कि आप प्रोफेशनली सक्सेसफुल नहीं हो पाते। दूसरा, आपके इंटेंशन इनिशियली बड़ी गलत तरीके से आप सेट कर लेते हो कि हम टैरो सीखने के बाद ये करेंगे।
मैं सबसे ये कहती हूँ, जब आप ऑकल्ट की तरफ आए हो, भगवान ने आपको ऑकल्ट को सीखने के लिए प्रेरित किया है। जितने लोग भी इस वक्त मुझे 32 लोग हैं इस वेबिनार में, तो जितने 32 लोग हैं, ट्रस्ट मी, कहीं ना कहीं डिवाइन गाइडेंस है, तब आप यहाँ पर आए हो। जब डिवाइन गाइडेंस, आपने एक इंटेंशन सेट करी, आपने जब क्लिक किया, ग्रुप को ज्वाइन किया, और जब आप यहाँ तक पहुंच गए, तो मान के चलिए कि आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, आप सीखोगे जरूर, ऑकल्ट में आओगे जरूर, चाहे आप कुछ भी कर लो, क्योंकि ये डिवाइन इंटरवेंशन है। नहीं तो आप कुछ और भी सीख सकते थे, आप कोई कढ़ाई सिलाई की स्किल भी सीख सकते थे, आप बेकिंग भी सीख सकते थे, आप कुछ और भी सीख सकते थे, पर आपने डिसाइड किया कि मुझे ऑकल्ट में आना है। तो ट्रस्ट मी, दिस इज द डिवाइन इंटरवेंशन। और ये डिविनिटी टूल इसीलिए भी कहा जाता है। तो अपने आप को प्रोफेशनली स्टेब्लिश करने के लिए थोड़ा अपनी प्रैक्टिस स्किल पर काम करिए। लैक ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस, ये भी एक वन ऑफ द रीजन है। क्योंकि हम क्या करते हैं, एकदम से हम अपने आप को कभी स्टूडेंट मानते ही नहीं, हम एकदम से हम प्रोफेशनल बन जाते हैं। आप ये देखो, जो डॉक्टर हैं, जो डॉक्टर बनते हैं, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, वो भी 2-3 साल तक किसी डॉक्टर के साथ इंटर्नशिप करते हैं, कुछ एक्सपीरियंस गेन करते हैं, तब जाके अपनी इंडिविजुअल वो क्लिनिक खोल पाते हैं या इंडिविजुअली प्रैक्टिस कर पाते हैं। तो ठीक है, उनको 3 साल चाहिए, पर आप अपने आप को भी ट्रेन होने के लिए, अपने आप को भी पकने के लिए, अपने आप को भी स्ट्रांग होने के लिए, अपने अपने आप के ऊपर फेथ करने के लिए कि मेरे को खुद पर इतना विश्वास हो जाए, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस करिए। अगर आपने भरपूर प्रैक्टिस करी, तो यस, आप जब तक कोर्स खत्म होगा होगा तब तक आप प्रोफेशनल टैरो रीडर बन जाएंगे। 15 क्लासेस कुछ भी नहीं होती हैं, कुछ भी नहीं होती हैं। अगर हम लगातार करें तो 15 दिन में कोर्स कंप्लीट हो जाता है। एक और भी रीजन है कि लोगों को प्रोफेशनली वो इसलिए भी स्टेब्लिश नहीं हो पाते क्योंकि उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। सो ट्रस्ट मी, हम एस्ट्रोमेट्री में अपने सारे स्टूडेंट्स को प्रोफेशनली स्टेब्लिश होने में सपोर्ट देते हैं। वो कैसे देते हैं, उसके 2-3 तरीके हैं, वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहूंगी। एक तो पहला, हमारा एस्ट्रोमेट्री टॉक नाम से ऐप है। तो ऑब्वियसली जो भी लोग हमारे साथ, चाहे एस्ट्रोलॉजी सीखें, न्यूमरोलॉजी सीखें, ग्राफोलॉजी सीखें, टैरो सीखें, पामिस्ट्री सीखें, रिस्ट वॉच सीखें, जो भी कुछ सीखते हैं, वो हमारे ऐप पे डायरेक्टली काम करने आ सकते हैं। ऑब्वियसली उनका एक इंटरव्यू होता है, आपका एक स्किल लेवल चेक किया जाता है, आप वहां पर आ सकते हैं। अगर आप कहते हैं नहीं, हमें आपके क्या बोलते हैं, ऐप पे काम नहीं करना है, हम तो किसी और ऐप पे काम करेंगे, तो हमारे स्कूल से, हमारे एस्ट्रोमेट्रिक से सीखे हुए बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी अलग अलग एप्स में काम कर रहे हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, वो सारे ऐप जो हमारे सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट करते हैं, और हमारे स्टूडेंट्स बहुत सारे उन सारे एप्स पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा प्रोफेशनली अपने आप को उन्होंने स्टेब्लिश किया, बहुत अच्छी मनी अर्न भी कर रहे हैं। तीसरा, अगर आपको ये भी नहीं करना है, तो एक और तरीके से हम आपको सपोर्ट देते हैं। आप अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं, अपना लोगो, अपना क्या बोलते हैं, विजिटिंग कार्ड बनाना चाहते हैं, ऑब्वियसली हम लोग आपकी हेल्प करते हैं। आपकी अपना अपना इंस्टा अकाउंट कैसे स्टेब्लिश करो, ये मैं पर्सनल लेवल पे करती हूँ, कि आप अपना इंस्टा अकाउंट कैसे स्टेब्लिश करो, कैसे उसमें ग्रो करो, कैसे आप उसमें कंसिस्टेंसी लाओ, कैसे आप अपने आप को सोशल मीडिया में स्टेब्लिश करो। इसके बाद अगर आप अपना वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो वी हैव अनदर सर्विस, जिसके लिए हम बहुत नॉमिनल चार्जेस लेते हैं। हम आपके लिए एक पूरी वेबसाइट भी क्रिएट कर देते हैं। कि क्योंकि वेबसाइट क्रिएट करने का क्या रीजन है, क्यों करना चाहिए, क्या होता है, इनिशियली जब हम नए प्रोफेशन में आते हैं, तो कोई हमसे पूछता है कि कितने पैसे लोगे, तो कई बार हम शर्म के पीछे पैसे ही नहीं बता पाते। हमने डिसाइड किया हम 1100 रुपये पर सेशन लेंगे, पर हम ये बोल ही नहीं पाते। तो अच्छा है ना, हम अपने वेबसाइट का एड्रेस देंगे कि आप इस लिंक पर क्लिक करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए। जब वो उस पर क्लिक करेगा, तो ऑटोमेटिकली उसे पता चल जाएगा कि व्हाट वी आर गोइंग टू चार्ज, और हमारी पेमेंट इनडायरेक्ट आ जाती है। तो जो इनिशियली पैसे मांगने की हिच होती है, वो भी आपके उससे सॉल्व हो जाती है। तो इस लेवल पर भी आपको हमारी तरफ से प्रोफेशनली सपोर्ट मिलता है, मिलेगा बिल्कुल। और उसमें हम आपको गाइड भी करते हैं कि आप कैसे कैसे कर सकते हो, उस क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें भी
लोग बताने वाले नहीं होते हैं कि हम पेमेंट गेटवे कौन सा चूज करें, हम पेमेंट लिंक कैसे इंटीग्रेट करें, हम कौन से अकाउंट में पैसे लें, हमें कैसे वेबसाइट के लिए जाना चाहिए, या मैं अपना पेज बना लूँ उसी में काम हो जाएगा। ये बहुत सारी छोटी छोटी हेल्प्स जो चाहिए आपको, वो हमारे एस्ट्रोमेट्रिक की तरफ से सारे लोगों को दिया जाता है, बिकॉज वी आर ऑन द मिशन। हमारा एक कोर्स भी है जिसका नाम है हर घर एस्ट्रोलॉजर। हम चाहते हैं कि हम उसमें 10 बिलियन लोगों को एस्ट्रोलॉजर बना दें, जिससे कि लोग एस्ट्रोलॉजर्स के झूठे सच्चे जाल में फंस के अपने आप की अपना वैल्यूएबल टाइम, एफर्ट और मनी को वेस्ट ना करें। क्योंकि लोग एस्ट्रोलॉजर्स के प्रोफेशन को भी बहुत क्या बोलते हैं, बहुत तरीके से स्पॉइल कर रहे हैं, बहुत ही उल्टा सीधा भी गड़बड़ कर रहे हैं कई सारे लोग। तो वी आर ऑन दी मिशन कि हम लोगों को के साथ ऐसे स्कैम ना हो, वो उनको बेसिक नॉलेज हो, पता हो कि हम कैसे कैसे इन समझ सकते हैं, हमें बेसिक नॉलेज हमें एस्ट्रोलॉजी की मिले। तो वो भी हमारा बड़ा नॉमिनल सा एक हमारा फीस पर कोर्स चलता है। 750 रुपीज पर मंथ हम उसके केवल लेते हैं। वो इस मिशन के तहत कि हम लोगों को के अंदर अवेयरनेस पहुंचाएं। सो इस तरीके के प्रोफेशनल सपोर्ट हमारी तरफ से आप लोगों को लगातार मिले रहेंगे। जो भी लोग हमारे पास एक बार हमारे साथ जुड़ जाते हैं, हम उनको लाइफ लॉन्ग उनके साथ रहते हैं। कभी ऐसा नहीं है कि हाँ आप हमें मैसेज करेंगे और व्हाट्सएप पे और आपके पास आंसर नहीं आएगा। ये मैं जरूर मान सकती हूँ, इमीडिएट आंसर नहीं आएगा, पर 24 घंटे के अंदर मैं हूँ और चाहे सर हूँ, आपको जवाब 100% देंगे। हमारे साथ अभी कोई अगर कोई भी स्टूडेंट है, आप मैं उनसे ये बात आपको पूछवा सकती हूँ कि किसी भी लेवल पर आप कोई भी लेवल पर हेल्प मांगेंगे, वी आर ऑलवेज देयर। हम कभी ये नहीं कहते कि नहीं आपका कोर्स खत्म हो गया अब हम आपको जानते नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका नाम हमारे पास सेव है। ग्रुप्स हम जो बनाते हैं हमेशा ओपन रखते हैं, सालों पुराने ग्रुप अभी भी चल रहे हैं, लोग अभी भी उसमें क्वेरीज डालते हैं। आपस में स्टूडेंट्स भी एक दूसरे को जवाब दे देते हैं, और हम लोग भी एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड होता है हम जवाब उसमें जरूर देते हैं, और पर्सनल लेवल पर भी हम आपको सपोर्ट देते हैं। ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है, ये ये जो प्रोफेशन है दिस इज वेरी नियर एंड डियर टू अस। सो ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है, ये एक्चुअली हम लोग अपनी लाइफ में इसे अप्लाई करते हैं। मुझे अभी केतकी पाटिल का नाम दिखाई दे रहा है, शी इज अवर ओल्ड स्टूडेंट। अगर आप केतकी इस वक्त आप आके अगर हमारे बारे में इस चीज के बारे में कुछ फीडबैक देना चाहें तो आई विल लव टू। यार सबको थोड़ा सा कोई दूसरा बताता है तो थोड़ा सा ज्यादा विश्वास हो जाता है। तो ये ऐसा नहीं है मैंने सिखा के नहीं लाई हूँ कि केतकी आपको बोलना है, पर मुझे वो दिख गई है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये पहले ये होगा कि केतकी व्हाई आर यू हियर, यू आर ऑलरेडी लर्न टैरो, एंड इफ यू कैन से समथिंग। मैम मैं यहाँ पे हूँ क्योंकि मैंने आपसे टैरो सीख के मुझे लगता है 2 साल हो गए हैं। लेकिन 2 साल में भी मैं आपसे इतने कनेक्टेड हूँ कि रिसेंटली जब अब मेरी बेटी बीमार भी हुई तो मुझे डॉक्टर के पहले आपका ही ख्याल आया कि मैं आपसे पूछूं कि क्या है। और आपके डायग्नोस के बाद मैंने मेरी बेटी का और कोई टेस्ट नहीं कराया और कोई मेडिकेशन उसको नहीं कराया। दैट इज सो नाइस। लोग हमारे लिए हर एक चीजों के लिए होते हैं, ना कि पढ़ाई के लिए, हमारे पर्सनल इश्यूज में भी आप हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आई वुड लाइक टू कि आप अपना टैरो एक्सपीरियंस अगर यहाँ पर शेयर करें, बिकॉज ये सब लोग टैरो के बारे में जानने के लिए इकट्ठा है। तो अगर आप उसमें कुछ ऐड करना चाहें तो प्लीज आप जरूर करिए। जब मैंने पहले पहले टैरो का नाम सुना था तो मुझे एक कार्ड बहुत अट्रैक्ट करता था और नहीं समझ आती थी कि इसका मतलब क्या है। फिर जब मैंने आपसे टैरो पढ़ना शुरू करा तब मुझे पता चला कि मुझे वो कार्ड क्यों बार बार अट्रैक्ट करता था। और जब दोबारा आपसे टैरो पढ़ा तब मुझे ये समझ आई कि हमें हमारे रेगुलर गाइडेंस में भी टैरो कितनी अच्छे से हेल्प करती है। हमारे क्वेश्चंस जो डेली के होते हैं उसमें भी टैरो हमें बहुत अच्छे से गाइड करते हैं और फ्यूचर प्रेडिक्शंस भी बहुत अच्छी मिलती है। और आप जिस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, तो जैसे आपने बोला कि आप अगर टैरो को समझ पाएंगे कार्ड्स को तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कार्ड देख के ही आप समझ जाते हैं और आप अपने आप उसका आंसर बहुत अच्छे से ले सकते हैं। तो आपके साथ टैरो ये मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। थैंक यू केतकी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड टेलिंग अबाउट दीज थिंग्स। थैंक यू वेरी मच। चलिए केतकी को थैंक यू बोलने के बाद हम आगे बढ़ते हैं कि हम टैरो रीडर्स जो हैं, एक और क्या रीजन होता है कि टैरो रीडर्स प्रोफेशनली अपने आप को स्टेब्लिश नहीं कर पाते। और अगेन आई फाइंड इट वेरी वेरी
प्रैक्टिकल रीजन। क्या होता है कि हमारी अप्रोच कई बार बड़ी नेगेटिव हो जाती है। हम ना फियर साइकोसिस पे काम करने लगते हैं कि हम लोगों को डराएंगे तो लोग हमारे पास ज्यादा आएंगे, हम लोगों को डराएंगे तो लोग हमसे उपाय पूछेंगे, तो वो हमारे पैसे कमाने का साधन होगा। तो क्या होता है, बहुत बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि फिर वही वाली बात आ जाती है कि जो आप देते हो वही आपको वापस मिलता है। तो अगर आप इस तरीके से नेगेटिव तरीके से काम करने, नेगेटिव अप्रोच रखते हो कि अरे ये तो बहुत बुरा हो जाएगा, ये तो बहुत बुरा समय आ रहा है, आपका ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, इसको ठीक करने के लिए आपको ऐसा करना चाहिए। तो अगर हम नेगेटिव अप्रोच के साथ किसी भी चीज पे काम करते हैं तो उसका नतीजा फिर बहुत ज्यादा पॉजिटिव हमें मिले, ऐसा हमेशा जरूरी नहीं होता है। तो मुझे ऐसा लगता है ये कुछ रीजन है जिसके वजह से क्या बोलते हैं, हम प्रोफेशनली अपने आप को स्टैब्लिश नहीं कर पाते हैं, या वी फील चैलेंजेस इन एस्टेब्लिशिंग अवर सेल्फ में प्रोफेशनली। ओके। तो इसके बाद हम अब अपनी जर्नी को फर्दर कल हम देखेंगे। कल, आज हम अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं टैरो को लेकर। वैसे हमने टैरो के बारे में बहुत सारी बातें करी, उम्मीद करती हूँ कि जो बातें करी ये कहीं ना कहीं आपको हेल्पफुल हुई होंगी। पर अब मैंने बोला था कि हम बहुत सारी हम सारे कार्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हम कार्ड पढ़ेंगे वो हम राइडर वेट डेक पढ़ेंगे। और मैं उसी को ही सबसे पहले आपको बताना चाहूंगी कि राइडर वेट डेक क्या है। राइडर वेट डेक के बारे में जब मैं बात करती हूँ तो दिस इज नॉट दी ओनली डेक अवेलेबल इन द मार्केट। इसके अलावा 6,000 से भी ज्यादा तरीके के डेक ऑलरेडी अवेलेबल हैं। पर जो हम पढ़ने वाले हैं इस क्लास में, वो हम इस वाले डेक को पढ़ने वाले हैं। ये इसे हम राइडर वेट डेक, ये वन ऑफ द फर्स्ट डेक्स में से है, जिसको मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इन कार्ड्स को 78 कार्ड्स को समझ पाएंगे तो इसके बाद हम कोई भी डेक पढ़ सकते हैं, इजीली पढ़ सकते हैं। ये हमारा फाउंडेशन डेक है। मैं इस डेक को हमेशा फाउंडेशन डेक की तरह लेती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी टैरो सीखना चाहे वो इसी डेक से उसको अपनी जर्नी शुरू करनी चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी और से अगर आप जर्नी शुरू करेंगे तो आपको आएगा नहीं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। पर दिस इज वन ऑफ द फाउंडेशन डेक। अगर इस डेक के बारे में ही मैं बात करूँ, जैसा मैंने अभी मेंशन भी किया कि 6,000 से ज्यादा तरीके के डेक अवेलेबल हैं, और कोई भी अपने डेक बना सकता है। मैंने ये भी आपको एग्जाम्पल दिया कि मैंने टाइम प्रिडिक्शन के लिए अपना पूरा डेक बनाया है। तो आप भी अपने अपने हिसाब से कोई डेक बना सकते हैं। जैसे जब मेरी बेटी ने राइडर वेट डेक सीखा था एट द एज ऑफ 13, कोविड के टाइम पर, तो मेरी बेटी ने कहा कि राइडर वेट डेक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, आई एम गोइंग टू मेक माई ओन डेक। मैंने कहा क्यों? उसने बोला इसमें सारे जो फिगर्स हैं, जो सारे लोग हैं वो सारे मेल्स हैं, आई एम गोइंग टू मेक ऑल देम लेडीज। मैं उनको गर्ल्स बनाऊंगी और गर्ल्स की तरह इनको पढ़ूंगी, क्यों ये सारे के सारे जेंट्स हैं। तो ठीक है, उसके लॉजिकल माइंड के। पर बाद में हमें पता चला कि ऑलरेडी उस नाम उस इस क्या बोलते हैं, जिसमें फीमेल्स हैं, ऐसा वाला भी डेक अवेलेबल है। मैंने उसको वो लेकर भी दिया। पर ठीक है, उस समय अगर उसको समझ में आया कि ये सारे मेल्स हैं मुझे, तो कहने का मतलब ये है कि इफ यू फील कि यस मुझे अपना डेक खुद बनाना है तो आप बना सकते हो। आपको उसका, हाँ, उसके बस समझने की जरूरत है कि आप उसे कैसा बनाना चाहते हो। ये जो राइडर वेट डेक है ये बहुत पुराना डेक नहीं है। इसे 1908, हिंदी में बोल रही हूँ, 1908, 1909, 1908 और 1909 के आसपास राइडर वेट नाम के क्या बोलते हैं, एक एडवर्ड वेट नाम के पर्सन ने बनाया था। उन्होंने इसका ओरिजिनल देखा, परिकल्पना उन्होंने करी, जो जिनका नाम एडवर्ड वेट था। एक्चुअली देखा जाए तो ये डेक उन्होंने क्रिएट किया। पेमेला कॉलमैन स्मिथ नाम की एक लेडी थी जिन्होंने उनकी परिकल्पना को इलिस्ट्रेट किया, पिक्चोरियल फॉर्म में बनने। ठीक है, वो इंग्लैंड में, ये इंग्लैंड की बात है। इससे पहले जो राइडर वेट से पहले जो मैंने बोला, इससे पहले प्लेइंग कार्ड से या टाइची कार्ड से लोग प्रिडिक्शन करते थे, गाइडेंस लेते थे। प्लेइंग कार्ड में और टैरो कार्ड में बेसिकली डिफरेंस क्या है कि अगर आप, हाँ बिल्कुल, मैं आपको डेक का नाम मैसेज, कौन सी डेक का नाम आपको चाहिए? अनीता जी, आप कौन सी डेक के बारे में पूछ रही हैं? तो मैं आपको बता दूंगी, आप प्लीज अगर पूछेंगी, क्योंकि ऐसे मुझे नहीं समझ में आया। आई एम सॉरी, मैं बीच में ये चैट पढ़ने लगती हूँ तो मैं अपना फ्लो खो देती हूँ। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जो भी बोलना चाहते हैं आप हैंड रेज करिए, आई विल डेफिनेटली गिव यू चांस टू स्पीक। क्योंकि
मैं चैट पढ़ने में अपना फ्लो भूल जाती हूँ। तो जो राइडर वेट डेक है, इससे पहले हम जो लोग प्लेइंग कार्ड से, या ताइची जिस गेम का नाम था उससे, उसे हम धीरे धीरे प्लेइंग कार्ड से प्रिडिक्शन किया करते थे। इस कार्ड की स्ट्रेंथ क्या है, क्यों ये प्लेइंग कार्ड से बेटर कार्ड बन गए? क्योंकि इसमें हमने माइनर आर्काना और मेजर आर्काना के बारे में बात की। मैं बिल्कुल आपको एक्सप्लेन करूंगी अभी कि व्हाट इज माइनर आर्काना एंड व्हाट इज मेजर आर्काना। इस चीज को मैं आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगी। तो जो पामेला कोलमन स्मिथ थी, उन्होंने इसको इलिस्ट्रेट किया। फिर जो हमारे एडवर्ड वेट थे, वो एक पब्लिशर के पास गए जिनका नाम राइडर एंड सन्स था। तो राइडर एंड सन्स ने इन कार्ड्स को पब्लिश किया, एक्चुअली इन्हें कार्ड के फॉर्म में लेके आया। तो ये दोनों मिलकर राइडर वेट कार्ड बने। RIDER, राइडर, WAITE वेट। ठीक है। तो जो लोगों ने अभी पूछा था कि इस डेक का नाम उन्हें नहीं समझ में आ रहा है, तो मैंने इसीलिए उनके लिए स्पेल कर दिया। तो ये कार्ड हम पढ़ते हैं। इसके अलावा मार्केट में बहुत सारे तरीके के कार्ड अवेलेबल हैं। ऑरिकल कार्ड्स अवेलेबल हैं, एंजल कार्ड्स अवेलेबल हैं, ओशो जेन कार्ड्स आज बहुत आजकल चलते हैं। बहुत 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 तरीके के डेक्स अवेलेबल हैं। मैं खुद भी 2 और 3 डेक से प्रैक्टिस करती हूँ। जब भी मैं किसी को गाइडेंस देती हूँ, मैं हमेशा 2 या 3 डेक्स को यूज करती हूँ। तो इसलिए आप मल्टीपल डेक्स को भी एक बार में यूज कर सकते हैं। मैं हर बार यही सबसे कहती हूँ कि पहले अगर आप अपनी टैरो की जर्नी शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप राइडर वेट डेक से शुरू करें। बिकॉज दिस कार्ड हैव अ स्ट्रक्चर ऑफ मेजर एंड माइनर आर्काना। इसका क्या मतलब है? माइनर आर्काना जो है आपकी डे टू डे लाइफ के लिए आपको गाइडेंस देते हैं। डे टू डे लाइफ का क्या मतलब होता है? मेरी नौकरी लगेगी नहीं, मैं पास हो जाऊंगा कि नहीं हो जाऊंगा, मुझे कौन सा करियर लेना चाहिए, मुझे मकान खरीदना है कि नहीं खरीदना, ये लड़की से मुझे शादी करनी चाहिए कि नहीं, मेरा सोलमेट मुझे कब मिलेगा। जो नॉर्मल लाइफ लीड करने में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उन सब क्वेश्चन के आंसर देने में माइनर आर्काना टोटली कैपेबल है। पर जो मेजर आर्काना है, वो आपको आपकी लाइफ के लाइफ लेसन्स के बारे में बताते हैं। जो लेसन्स आपको इस लाइफ टाइम में लर्न करने ही करने हैं, ये उसके बारे में बात करते हैं। मेजर और माइनर आर्काना का ये मेजर डिफरेंस है। तो जो ये हमारा डेक है, इसमें 78 कार्ड्स हैं। और 78 कार्ड में 22 मेजर आर्काना के कार्ड हैं और 56 माइनर आर्काना है। जो माइनर आर्काना है, जैसे प्लेइंग कार्ड होता है, उसी तरीके से फिर 4 भागों में ये डिवाइडेड है, जिन्हें हम सूट्स कहते हैं। सूट्स कहते हैं यानी हर एक सूट एक ना एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। उसी लाइन लेंथ पे हम उस सूट को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो 4 सूट कौन कौन से हैं? कप, वॉन्ड्स, पेंटिकल्स एंड सॉर्ड्स। फिर से रिपीट करती हूँ। कप, वॉन्ड्स, पेंटिकल्स एंड सॉर्ड्स। और इन चारों सूट्स में 1 से 10 नंबर के कार्ड होते हैं और 4 कोड कार्ड होते हैं। जैसे कि प्लेइंग कार्ड से, मैं इसलिए आप लोगों को बार बार प्लेइंग कार्ड का रेफरेंस दे रही हूँ क्योंकि हम लोग प्लेइंग कार्ड से फेमिलियर हैं, तो हमारे लिए समझना इजी होगा। जैसे प्लेइंग कार्ड में भी 1 से लेकर 10 तक के नंबर होते हैं, और फिर एक गुलाम, एक बेगम और एक बादशाह होती है। जैक, क्वीन एंड किंग होता है। इसमें भी 1 से 10 तक नंबर होते हैं। और 4 कोड कार्ड जिसे हम कह रहे हैं, वो होता है पेज, नाइट, क्वीन एंड किंग। पेज, नाइट, क्वीन एंड किंग। सुधा जी, आपको कुछ नहीं दिख रहा? क्या नहीं दिख रहा आपको? हम तो बोल रहे हैं, अभी हमने कोई स्क्रीन शेयर नहीं करी है। स्क्रीन शेयर हम कल करेंगे जब एक एक कार्ड के बारे में बात करेंगे। अभी मैं आपको वर्बली बता। ओके। तो ये 4 तरीके से हम इस चीज को समझते हैं। ये पूरा कार्ड इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड है। जब हम जब हम माइनर आर्काना के बारे में बात करते हैं, तो ये हमें डे टू डे चीजों के बारे में गाइडेंस देते हैं, और उस गाइडेंस के तहत हम अपने कर्मा से उस अपनी चीज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जब भी मेजर आर्काना का कार्ड हमारे गाइडेंस में आ जाता है, हमारे स्प्रेड में आ जाता है, तो हम ये मान के चलते हैं कि भाई ये चीज तो होके ही रहेगी। ये लेसन तो आपको अपनी लाइफ में लर्न करना ही है। इस लेसन को एक्सेप्ट करके जब आप आगे बढ़ोगे, तो अब अपनी लाइफ को आप बेटर बना। ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि 1 घंटा हो गया है एंड पीपल आर नाउ फीलिंग कि हम और क्या बताएंगे। तो
इससे पहले कि मैं एक चीज और आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा सा इस चीज पे स्ट्रेंथ मिलेगी कि हम क्या पढ़ेंगे, अपने कोर्स में हम क्या पढ़ेंगे और आपको क्या मिलेगा। ओके, यहाँ पे कोर्स कंटेंट वाली मुझे फाइल नहीं मिल रही है। कोर्स कंटेंट वाली स्लाइड नहीं है, अदरवाइज मैं आपको उसमें बताती कि हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। तो जब हम इन कार्ड्स को पढ़ेंगे तो इसमें हम अब आप कुछ कुछ टर्म्स के बारे में भी बात करते हैं, क्योंकि मैंने बोला था मैं सिंबोलॉजी के बारे में भी बात करूंगी, तो मैं उसको भी बात करती हूँ। कुछ बहुत फेमस टर्म्स हैं, कई सारे लोग मेरे से स्पेसिफिकली फोन करके पूछते हैं कि मैम आप रिवर्स कार्ड की रीडिंग करवाती हैं कि नहीं, रिवर्स कार्ड आप पढ़ाती हैं कि नहीं। तो मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी, आप में से कितने लोग रिवर्स कार्ड के बारे में जानते हैं, या आपने ये टर्म सुनी है पहले कभी? एनीबडी? किसी ने ये टर्म पहले सुनी है, आप इसके बारे में जानते हैं? जी शिल्पा जी, आप जानती हैं इसके बारे में? Yes, I know about reversals. ओके। But then at जो मैंने देखा है, अगर नेगेटिव कार्ड आना है तो वो स्ट्रेट में भी आ ही जाएगा। नॉट नेसेसरली कि रिवर्सल्स हो तो ही नेगेटिव आएगा, बट यूजुअली जब मैंने सीखा था तो उन्होंने दोनों करवाया था, बट आई एम मोर कंफर्टेबल विद अपराइट कार्ड्स ओनली। आई डोंट डू रिवर्सल्स। जी बिल्कुल, जैसा कि शिल्पा जी ने बोला कि वो रिवर्स कार्ड नहीं पढ़ती है, मैं भी रिवर्स कार्ड नहीं पढ़ती हूँ, पर मैं रिवर्स कार्ड के बारे में आपको क्लास में बताती हूँ। जब कोई कार्ड उल्टा आ जाता है, जैसे कि हम ये कार्ड देख रहे हैं, अगर ये सीधा कार्ड है, ये अपराइट कार्ड है, ये अप डाउन कार्ड है, ये उल्टा आ जाता है, तो इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि जो भी इस कार्ड का मतलब है, उल्टा कार्ड आता है तो उसका सारा उल्टा मतलब। ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि इस कार्ड का मतलब कोई स्टार्टिंग है, तो रिवर्स कार्ड आने में उसका उल्टा मतलब हो जाता है। रिवर्स कार्ड रीडिंग आप सब लोग कर सकते हैं, वेरी कंफर्टेबली कर सकते हैं, पर करने या ना करना, मैं क्लास में आपको जरूर इसके बारे में भी गाइड करती हूँ कि आपको इसको करना है या नहीं करना है। रिवर्स कार्ड कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक कार्ड को उल्टे तरीके से पढ़ना, उसको ही रिवर्स कार्ड हम कहते हैं। एक टर्म बहुत और ज्यादा फेमस है, स्केरी कार्ड्स। स्केरी कार्ड्स एज नेम सजेस्ट कि कुछ कार्ड ऐसे डेफिनेटली बहुत ज्यादा नेगेटिव है और उनको हम स्केरी कार्ड की कैटेगरी में डालते हैं। पर लेकिन आप, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये स्केरी कार्ड के बारे में हमें बात नहीं करनी चाहिए, या स्केरी कार्ड हमें क्यों पढ़ने चाहिए, तो आप ये मानिए, और ये स्केरी कार्ड इस डेक का हिस्सा क्यों है, तो मैं सिंपल सिंपल सी बात ये कहती हूँ, क्या सबकी लाइफ एकदम स्मूथ हमेशा चलती रहती है? क्या कभी ऐसा नहीं होता कि हमारी लाइफ में कोई ना कोई एक डार्क फेज आता है? वो स्केरी कार्ड हमारे उस डार्क फेज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं आप लोगों को स्केरी कार्ड की फोटो दिखाती हूँ, आप मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए। लेट मी ओपन माई पीपीटी। जस्ट आप 2 मिनट प्लीज बेयर विद मी। स्क्रीन शेयर हो गई है एक बार, आप मुझे थम्स अप कर दोगे तो मुझे अच्छा दिखाई दे। तो यस, ये स्क्रीन शेयर हो गई है। देखिए, ये कुछ कार्ड्स हैं जिन्हें हम स्कैरी कार्ड की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे इसमें डेविल है, डेथ है, टावर है, मून है, थ्री ऑफ सॉर्ड्स है, हर्मिट है। स्कैरी कार्ड्स आपकी लाइफ के उन फेजेस के बारे में बात करते हैं जब आपको कोई और रास्ता नहीं दिखाई देता। और आप ही देखेंगे इसमें ज्यादातर कार्ड जो मेजर आर्काना के ही कार्ड्स हैं। तो ये वो फेज है जो हम सबकी लाइफ में कभी ना कभी आता ही है। कभी ना कभी हम सबका हार्ट ब्रेक होता ही है। कभी कभी हम अपने आप को अकेला फील करते ही हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि जो हमारा बना बनाया चीज थी वो खराब हो गई। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें, रिलेशनशिप टूट जाते हैं, डिवोर्सेस हो जाते हैं, तो बनी बनाई चीज कहीं ना कहीं खराब हो जाती है। इतने साल हमने इन्वेस्ट किए होते हैं और इतना हमने टाइम एफर्ट एनर्जी लगाई होती है, फिर वो खराब ही हो जाते हैं। पर वो होने ही होते हैं। डेथ किसकी लाइफ में नहीं आती, ये तो शाश्वत सत्य है। लोग कहते हैं ना, जिस दिन से हम पैदा होते हैं उस दिन से हम अपनी मौत की तरफ दौड़ने लगते हैं। तो ये डेथ सबकी लाइफ में आती है। तो स्केरी कार्ड का मतलब लोग बहुत ज्यादा बार इस चीज को राइडर वेट के टेक्स्ट में बोलते हैं कि इसमें स्केरी कार्ड्स भी हैं। पर आप किसी, फॉर दैट मैटर, आप कोई भी डेक उठाकर देखते हैं, हर एक डेक में कोई ना कोई स्केरी कार्ड होता है, कुछ ना कुछ स्केरी कार्ड होते हैं। तो इन स्केरी पर
मैं आपको बिल्कुल अपने कोर्स में ये समझाऊंगी कि ये स्केरी कार्ड्स आपके लिए कितने पॉजिटिव हैं। ये मैं आई विल लव टू एक्सप्लेन यू, क्योंकि हर एक बुराई के बाद एक अच्छाई आती ही है। एक जब कोई चीज खत्म होती है तो नई चीज शुरू होती ही है। तो ये जितने भी स्कैरी कार्ड्स हैं एक्चुअली आपके लिए लाइफ में एक पॉजिटिविटी लेके आते हैं। आई विल जनरली हम लोग क्लास में इन कार्ड्स को जब एक्सप्लेन करते हैं तो इनकी पॉजिटिव साइड को भी दिखाने की कोशिश हम करते हैं। तो ये एक और टर्म है। इसके अलावा एक और टर्म आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी, जिसे हम कहते हैं जंपर कार्ड। कितने लोगों ने जंपर कार्ड के बारे में सुना है? ये टर्मिनोलॉजी मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये सारी टर्मिनोलॉजी सुन के आप एक्साइटेड होते हैं कि अरे इस कोर्स में जंपर कार्ड के बारे में भी बताया जाएगा, मैम रिवर्स कार्ड्स के बारे में भी बताएंगी। मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनका कोई खास मतलब नहीं है, बस इनको समझने की जरूरत है। और बाकी जो जरूरी है वो कोर्स में जरूर हम कवर करेंगे। तो जंपर कार्ड एक ऐसा कार्ड होता है जब हम कार्ड शफल कर रहे होते हैं, जब हम प्लेइंग कार्ड्स भी खेलते हैं नॉर्मली, तब भी हम जब कार्ड शफल करते हैं तो कोई एक कार्ड उठ के गिर जाता है ना। जब हम टैरो रीडिंग करते हैं तो जब हम क्वेश्चन एक्चुअली टैरो से पूछ रहे होते हैं उस प्रोसेस में अगर कोई कार्ड जंप करके अलग गिर जाता है तो हम उसे जंपर कार्ड कहते हैं। हम उस कार्ड को अलग रख देते हैं और हम अपनी पूरी रीडिंग करने के बाद लास्ट में उस कार्ड को एज अ गाइडेंस कार्ड पढ़ते हैं कि जो हमने गाइडेंस निकाली है एक्चुअली वो कार्ड उस गाइडेंस में कुछ ना कुछ ऐड कर रहा होता है। बहुत बार जब हम लोगों को रेमेडीज देते हैं, सोल्यूशन देने की कोशिश करते हैं, तब हम उसका कंटेक्स्ट हमेशा जंपर कार्ड से ले लेते हैं। तो ये जो जंपर कार्ड होता है एक्चुअली ये क्लाइंट के लिए होता है जिसके लिए हम क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। एक और टर्म बहुत आप लोगों ने सुनी होगी, स्टॉकर कार्ड। कितने लोगों ने इस कार्ड को सुना है, इस कार्ड के बारे में सुना है, इस टर्म को सुना है? किसी ने सुना है? ओके। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिलेक्शन ऑफ द टाइम इज नॉट गुड। लोग अपने अपने कंफर्ट में आ गए हैं बहुत आराम से, बिल्कुल जवाब भी You देने know, के लिए। no. I've never heard about a stalker card. This is something new. Jumper card, stalker card. These are new cards that I've actually come to know. There's some new terms that I've discovered. बट दीज It's आर quite वेरी नॉर्मल एंड interesting. वेरी वेरी कॉमन टर्म्स, बट अगर आपने नहीं सुनी है तो चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको इसको फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। जो जंपर कार्ड मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आई वंस अगेन से दिस कि जो जंपर कार्ड है वो क्लाइंट के लिए या जिसके लिए आप रीडिंग कर रहे हो वो उसकी गाइडेंस है। जो स्टॉकर कार्ड है वो जो कार्ड जिसके कार्ड है उसके लिए है। जैसे कि ये मेरा डेक है, ये स्टॉकर कार्ड की टर्म मेरे लिए है। क्या होता है, हम लगातार अपने कार्ड्स को यूज करते हैं, कभी किसी की रीडिंग करते हैं, कभी किसी की रीडिंग करते हैं, कभी किसी की रीडिंग करते हैं, और कंटिन्यूअसली क्या होता है कोई एक कार्ड बार बार हमारी आंखों के आ गया, वी नोटिस कि यही कार्ड उसकी रीडिंग में भी आ गया था, वही कार्ड उसकी रीडिंग में भी आ गया था, वही कार्ड उसकी रीडिंग में भी आ गया था। और हर बार कई बार ऐसा होता है कि सबका कंटेक्स्ट भी अलग अलग है ना। किसी की हम करियर रीडिंग कर रहे होते हैं, किसी की हम रिलेशनशिप रीडिंग कर रहे होते हैं, किसी की हम हेल्थ रीडिंग कर रहे होते हैं, पर कार्ड वही आता रहता है हर बार हर बार हर बार। तो कभी 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 ऐसा होता है कि जो टैरो रीडर होता है वो इस चीज को नोटिस करता है, तो उसे नोटिस करना चाहिए। वो नोटिस जब होना होता है तभी आता है। और वो जो कार्ड होता है वो टैरो रीडर के लिए एक गाइडेंस कार्ड कि एक्चुअली एक्सक्यूज मी। तो वो टैरो रीडर जो होता है वो उसके लिए एक्चुअली एक गाइडेंस कार्ड होता है। उसकी लाइफ में कोई ना कोई चीज होने वाली होती है, कोई चीज हो रही होती है, या उसे फ्यूचर के लिए उस चीज पर ध्यान देने की जरूरत होती है, तो वो कार्ड हमें अपने लिए समझते हैं। कई बार हमें नहीं समझ में आता है कि ये कार्ड बार बार हमारे सामने क्यों आ रहा है, हम इसको नहीं समझ पा रहे हैं। पर ध्यान से आप अगर डेली अपने लिए गाइडेंस कार्ड निकालते होंगे, या डेली अपने लिए क्या बोलते हैं रीडिंग करते हैं, या डेली अगर आप टैरो कार्ड पढ़ते हैं, तो आप उस चीज को समझ पाएंगे कि ये पर्टिकुलर कार्ड मेरी लाइफ में किस तरफ इंडिकेशन है। ये कोई मेजर आर्काना का कार्ड होता है तो कई बार ये एक्चुअली मेजर इवेंट के बारे में, आपकी लाइफ के बारे में बात। और हमें एज अ टैरो रीडर इस चीज के लिए अवेयर रहना चाहिए कि ये कार्ड हमें क्या गाइडेंस।
एज ए सेट ये टैरो कार्ड्स जो है ये हमारे ही ऑरा का एक्सटेंशन है, तो ये सबसे पहले हमें ही गाइड, दूसरों को गाइडेंस देने से पहले ये हमें ही गाइड करते हैं। ऐसे ही किसी और टर्म के बारे में अगर आपने सुना हो तो हम उसके बारे में भी बात कर सकते हैं। अगेन जो टैरो रीडिंग करता है, जब रेमेडी की पार्ट आता है तो सब लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि हमें रेमेडी देने, क्योंकि आजकल जो हम जितने लोग भी हम ऑकल्ट में हैं और हम देखते हैं कि लोग किसी भी तरीके से गाइडेंस लेने आए, सबसे पहले ये पूछते कोई उपाय बता दीजिए, कोई रेमेडी बता दीजिए, हम क्या करें। कई बार तो कई बार हम बता भी पाते हैं और कई बार हम नहीं भी बता पाते क्योंकि सिचुएशन ऐसी होती है। पर टैरो रीडर्स के लिए, क्योंकि ये वेस्टर्न साइंस है, क्रिस्टल साइंस भी जो है वैसे ही आती है, आप देखेंगे मैक्सिमम जो टैरो रीडर्स है वो रेमेडी में क्रिस्टल्स को यूज करते हैं और करनी भी चाहिए। हम लोग, मैंने भी बहुत सारे टीचर्स से सीखा, जो वेस्ट के टीचर्स हैं वो क्रिस्टल को ही एज ए रेमेडियल चीजें इसमें देते हैं। और दूसरा वो स्पेल्स लगाते हैं। स्पेल्स लगाना भी कोई ऐसा कुछ जादू टोना नहीं है, एक्चुअली जादू टोना भी है पर जादू टोना भी नहीं है। पर आपने जैसे आजकल रील देखी होंगी, अगर आप लोग ऑकल्ट को फॉलो करते हैं, कि तेज पत्ते पे ये लिख कर उसे जला दो और उस पे ये वाला ऑयल लगा दो, इस पे ये वाली हर्ब रख दो, तो ये सारी स्पेल्स ही हो, ठीक है ना, एक तरीके से ये सारे स्पेल्स ही होते हैं। तो वैसे मैं स्पेल्स का कोर्स नहीं करवाती हूँ, पर कुछ कुछ रेमेडीज के लिए मैं कई बार स्पेल्स की सजेशन आप लोगों को देती हूँ, क्योंकि सिंस वी बिलोंग्स टू इंडियन ऑकल्ट, तो हमारी जो रेमेडीज हैं वो ज्यादातर पूजा पाठ, मंत्र जाप, भगवान, इस तरीके की चीजों पर हम लोग बिलीव करते हैं। वी एज ए टीम, जब मैं वी एज ए टीम के बारे में बात करती हूँ तो वी यानी एस्ट्रोमेट्री, बी इट मी और बी इट माई हस्बैंड, वी डोंट बिलीव कि आप इतने हजार की पूजा करवा दो, आप इतना महंगा नग पहन लो। जनरली वी डोंट एडवाइस, वी एडवाइस पूजा पाठ, क्योंकि हमें पता है कि जिसकी प्रॉब्लम है वही पूजा पाठ करेगा, वही दान धर्म करेगा, वही उसको सबसे ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो वी बिलीव इन दैट। सो यस, स्पेल वी डू टीच, पर क्रिस्टल्स मैं सबसे यही कहती हूँ कि जो भी टैरो रीडिंग कर रहा है वो बेसिक क्रिस्टल का कोर्स तो जरूरी कर ले, उसके लिए हेल्पफुल रहे। बाकी क्रिस्टल्स में हम जो बेसिक बेसिक क्रिस्टल की जरूरत होती है, बेसिक क्रिस्टल्स जो आपको एज ए रीडर चाहिए होते हैं, हम उनके बारे में क्लास में बात करते हैं। रेमेडीज में उसके बारे में थोड़ी सी हम बात उसके बारे में जरूर करते हैं। मैंने डिसाइड किया था कि मैं 1 घंटे का सेशन रखूंगी। इट्स ऑलमोस्ट 1.25 घंटे से ऊपर का सेशन हो गया है। आई वुड लव टू कंक्लूड राइट नाउ, और कल हम 9 बजे मिलेंगे और कल हम थोड़ा सा टैरो के बारे में और जानेंगे। सबसे पहले 78 कार्ड्स को ना पढ़ते हुए हम कल सिंबोलॉजी पढ़ने की कोशिश करेंगे, जो साइंस एंड सिंबल्स किसी भी डेक पर अप्लाई हो सकते हैं, चाहे आप राइडर वेट पढ़ें, ओशो चैन पढ़ें, एंजल पढ़ें, XYZ कोई भी आप कार्ड पढ़ें, उन कार्ड में वो सारे सिंबोलॉजी आप यूज कर सकते हो। और मैं आपको यूज करना बताऊंगी कि कैसे उन सिंबल से क्या इंडिकेशन मिलते हैं। अगर आपको याद नहीं भी है वो कार्ड, तो वो सिंबल एक्चुअली आपको क्या बताता है, वो आपकी रीडिंग को काफी हद तक इजी कर। सिंबोलॉजी के अलावा कल जो लोग एंड तक रुकेंगे और जो लोग प्रेफर करेंगे अपनी विंडो को खोलना, तो एज आई एम अ रेकी मास्टर एंड प्राणी हीलर, ऑल्सो सर्टिफाइड प्राणी हीलर भी हैं हम, तो मैं आप लोगों के फिनेंशियल ब्लॉकेज को हटाने के लिए आपकी एक हीलिंग भी आप लोगों को जरूर देना चाहूंगी एज अ गिफ्ट, कि आप लोगों ने इतना सारा टाइम मेरे साथ, पूरे 2 दिन का इतना वैल्यूएबल अपना टाइम मेरे साथ बिताया, तो मैं जरूर आप लोगों को वो हीलिंग दूंगी, एज अ गिफ्ट दूंगी। और मैं कुछ रेमेडीज भी आप लोगों की नॉर्मल लाइफ के लिए, जो आपके इश्यूज आते हैं उनके लिए कुछ रेमेडीज भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, विच आर इजी टू डू। तो ये एंड ऑफ द सेशन में करेंगे। सबसे पहले हम कार्ड्स के बारे में और सिम्बोलॉजीज के बारे में कल के सेशन में हम, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, मैं अभी क्वेश्चन आप लोगों के लेने के लिए रेडी हूँ, आप अभी पूछ सकते हैं। ओके, चैट बॉक्स में भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। आज के सेशन में बस जाते जाते, जी अनीता जी आपका क्वेश्चन, फिर मैं अपना क्वेश्चन पूछूंगी, पूछिए आप। Ma'am, नमस्कार once again. Okay, so you answered my questions that time also, मैम। यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था मैम, जब आप टैरो का रखते कैसे हैं, डेक को रखते कैसे हैं? बिल्कुल, हम हाउ बिल्कुल, यू हाँ
बिल्कुल, मैं आपको क्लास में भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ, पर क्विकली आपके इस क्वेश्चन को आंसर कर देती हूँ। आप अपने डेक को सिल्क के कपड़े में रैप करके किसी वुडन बॉक्स में रखिए, वो सबसे बेस्ट। ठीक है, और वो तो अकेला रहना है, अकेला, इट शुड नॉट हैव एनी अदर क्लोथ्स और एनीथिंग अलोंग विद इट, राइट? लाइक क्लोथ्स, नो यू शुड मतलब कीप। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज लाइक, अगर एक सिल्क के इसमें रैप करके एक वुडन बॉक्स में रखना है तो इट शुड बी केप्ट सेपरेटली फ्रॉम एवरीथिंग, राइट? Yes, a wooden box में more than one decks can be stay together. They can stay together, है ना? ओके तो ओके। वो आप रख सकते हो। जैसे कि आप ये देखोगे, मेरा सिल्क का क्लॉथ है, मैंने ये पाउच बनाया, आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि मेरा बुटीक का बैकग्राउंड है। तो आई आस्क माय मास्टर जी कि आप ऐसा करके मेरे लिए बना के दे दें। तो मैं अपने सारे डेक्स ऐसे ही पाउचेस में रखती हूँ, दीज आर सेफ पाउचेस, और एक बड़ा सा मेरे पास वुडन बॉक्स है, उसके अंदर। Okay. Because they say that, ma'am, what about these, it is also this thing is associated with a lot of gypsies and all that. Why tarot reading is more associated with gypsies? They say that, they are the ones who are very good at predictions. And I know it is a Western art. यस, So, एक्चुअली जिप्सीज जो हैं, कई बार ऐसा उनको माना जाता है कि वो लोग भी स्पिरिचुअल जर्नी में काफी अहेड होते हैं, तो उनकी इंट्यूशन काफी स्ट्रांग होती है। तो दैट माइट बी द रीजन। वैसे मुझे, आई एम जस्ट गेसिंग, पर मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कि उनके साथ क्यों एसोसिएट किया जाता है, पर दिस माइट बी द रीजन, क्योंकि उनका जो स्पिरिचुअल रास्ते पे होते हैं, जिनकी इंट्यूशन स्ट्रांग होती है, वो इन सब तरीके के कामों को बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं, आपको गाइडेंस बहुत अच्छे तरीके से दे। and ये what कह about सकते the crystal ball? We show that, these people are also associated, the ones who does tarot also do crystal ball reading and all that. That's a very, very difficult हैं। thing to do. इवन You need to इवन आई have. फाइंड, हाँ, इवन क्रिस्टल बॉल गेजिंग, इवन आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट, एंड आई डोंट ट्राई टू अटेम्प्ट इट ऑल्सो, बिकॉज उसमें आपकी सारी इंट्यूशन के बारे में चीजें होती हैं, और आपको अपने ऊपर स्ट्रांग बिलीफ होना चाहिए कि यस, इंट्यूटिवली आई कैन डू दिस। सो आई डोंट डू दैट, दो आई नो हाउ टू डू दैट, बट आई डोंट डू। पर Okay. मे बी इंट्यूशन स्ट्रांग होना उसके लिए बहुत ज्यादा Yes, जरूरी। ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you. सो आप लोग जितने लोग भी हैं अभी, हाउ डू यू फाइंड टुडेज सेशन? क्या इसमें से आपको कुछ इंसाइट मिली? क्या वैसे आप लोग इतनी देर तक लगातार रुके रहे, इससे ही पता चलता है कि जो मैं बोल रही थी, कहीं ना कहीं आपको कुछ तो इंटरेस्ट लग रहा होगा, इंटरेस्ट आ रहा होगा, या कुछ इंसाइट मिल रही होंगी, या कुछ वैल्यूएबल इवेंट मिल रहा होगा। तो पर फिर भी अगर कोई कहना चाहे, कोई सजेशन देना चाहे कि कल के सेशन को हम किस तरफ लेके जाएं, तो वो भी वेलकम है। See, today I've मैं learned two different things. One is the jumper card and one is the stopper card. I wasn't aware of these two things. So I'm looking forward for tomorrow's session for the court cards, and कोर्ट कार्ड बस सीटी कितनी गुल कर देते हैं मेरी। देखिए, मैं बिल्कुल, अगर सच बोलूं शिल्पा जी, तो कल के दिन की 1 घंटे की क्लास में कोड कार्ड को मैं पूरी तरीके से तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, I पर totally डेफिनेट, agree to that. बट फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि आई विल टच ऑन दैट टॉपिक। हाँ, because थोड़ा सा glimpse हो जाएगा ना मुझे, so it will be easier for me to join the further sessions with you. Because दैट tarot, इज गुड। see, हाँ, yeah, because top का sorry, these cards, court cards is one thing. मैंने दो जगह से कर रखा है tarot, but court cards में इतनी confused हो जाती हूँ कि मुझे थोड़ा सा कहीं से एक hint मिलता है कि मुझे इस डायरेक्शन में जाना, तो I'll get the clarity. I just want that only. कि वो ओके, मुझे रे ऑफ होप दिख जाए कि हाँ मैं यहाँ जंपिंग कर रही हूँ, दिस टाइम माय इशू विल गेट रिजॉल्व, सो इट्स जस्ट दैट। डेफिनेटली आई विल ट्राई टू एड्रेस दैट। एंड 2-3 लोगों ने मेरा नंबर चैट में मांगा है। मेरा नंबर, जिस भी ग्रुप में आप हैं उसमें एडमिन में मेरा नंबर लिखा हुआ है, मेरा नाम मीनाक्षी अवस्थी है। अगर आप चाहें तो यू कैन नोट इट डाउन। 7838 133 555 इज माई नंबर। 7838 133 555 इज माई नंबर। यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप। अगर आपको जरूरत है तो आप पहले व्हाट्सएप पे मैसेज डालिएगा, और फिर हम कॉल पे बात कर पाएंगे, क्योंकि कभी सेशन चल रहे होते हैं तो इमीडिएटली कॉल्स देना कई बार पॉसिबल नहीं होता है। तो प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दैट, अगर मैं आपका कॉल ना अटेंड कर पाऊँ। कॉल बैक जरूर करूंगी, और व्हाट्सएप पे अगर आप मैसेज करेंगे तो इट इज ऑलवेज इजी टू। सो थैंक यू वेरी मच। सी यू टुमारो सेम टाइम 9 p.m. with more insight about the tarot. Thank you very much. Atma Namaste. God bless you.